अस्सलामुअलैकुम, नया दिन मुबारक हो आपको, मंडे मुबारक हो आपको। बड़ी एनर्जी के साथ हम अपने शो का आगाज़ करें। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुभ, थोड़ा सा बीमार हूं, इग्नोर कीजिएगा उसको। और मैं हूं महक असलम। मंडे का जब दिन आता है ना तो हम कहते हैं कि वर्किंग वीक का पहला दिन है और जनाब बड़ी सारी चीज़ें हैं। आज पूरे हफ्ते की तैयारी करनी है, प्लान करना है कि पूरे हफ्ते में क्या क्या करना है आपने, और अगर आप ये प्लान कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपका हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरता है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़ की आपने आज के दिन प्लानिंग करनी, वो क्या है कि आज आप कर सकेंगे बात किससे? वजीर आजम, मेरे कप्तान से, हैंडसम वजीर आजम से। तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं, आपसे सवाल होंगे और आप जब सवाल करेंगे वजीर आजम से तो फिर आपको जवाब भी मिलेंगे, और हो सकता है कि उल्टा वजीर आजम भी कोई सवाल कर लें, ये भी मुमकिन है। अगर आप लकी हैं और आपका नंबर मिल जाता है तो आपको डायल करना है जनाब 0519210809। अगर लग गई आपकी कॉल तो कर सकते हैं आप सवालात। और फिर जिस तरह महक ने भी कहा कि यू नेवर नो कि आगे से खान साहब कोई सवाल ना कर लें, तो तैयार है ना पूरे तरीके से, पूरी तैयारी करनी है आपने। और जनाब शिबली फराज ने ये नंबर भी शेयर किया ट्विटर पे, शेब ने भी आपको बता दिया, तो वजीर आजम से अब आप डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकेंगे। याद रखिए शाम 4 बजे तैयार बैठना है, सारे सवालात की एक लिस्ट बना के रख लें, लेकिन अगर आपसे सवाल हो गया तो जवाब भी फिर आप अपने देने। और अगर आपकी कॉल नहीं मिलती कोई बात नहीं, आपकी नुमाइंदगी हो सकता है कि और शख्स कर रहा हो, कोई और पाकिस्तानी कर रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग कॉल्स कर रहे होंगे। मुश्किल तो होगी कि कॉल लगे, लेकिन ट्राई जरूर करनी है। चलिए, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि लोग क्या बात करेंगे। देखिए हर शख्स अच्छा चलें, बिजली गैस और महंगाई वगैरह, आई थिंक इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान के, उस पर जरूर लोग सवाल करेंगे। इमरान खान साहब ज़ाहिर कहते हैं कि मैशत टेक ऑफ पोजीशन में, वो रोजाना अच्छी अच्छी खबरें शेयर करते हैं मैशत के हवाले से, तो लोग पूछेंगे ये आप खबरें तो शेयर करते हैं लेकिन इन एक्चुअल या ऑन ग्राउंड सिचुएशन शायद वैसी नहीं है, चीज़ें उस तरह से नहीं हमें सस्ती मिलती जिस तरह कहा जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह करे मेरा भी फोन लग जाए, और फिर मैं आपको तो लग जाएगा बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे। आपने ट्वीट करनी है खान साहब को, आपने उस पर टैग करना है, कहना यू वांट टू कॉल, तो वो हो सकता है मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म में साथ ही भी लिखूंगी, वो खुद कॉल कर लेंगे। लेकिन मैं अगर खान साहब को कॉल करूंगी और अगर मेरा फोन उठा लेते तो मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करूंगी। क्या आपने फोन उठा लिया? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आई हैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सब्र है, कर लें, आगे आने वाला वक्त अच्छा है। एवरी पाकिस्तानी शुड बी पॉजिटिव लाइक महक असलम। चलें जी, बहुत अच्छी बात है ये। लेट्स सी आज ये 4 बजे कौन कौन से सवाल होते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। आज सुबह बड़ी जल्दी उठना पड़ा मुझे, क्यों? क्योंकि आज बड़ा अच्छा दिन था कि मेरी बेटी ने आज जाना था स्कूल, तो मैं उसे छोड़ने गया स्कूल। बड़ा मज़ा आया, मैं बड़ा खुश था, मेरी बेटी बड़ा खुश थी, और मैं इसलिए भी खुश था कि जब सड़कों पर मैंने देखा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खुशी जा रहे हैं, तो और खुशी, क्योंकि बहुत हर्ज हुआ है इस पूरे साल में, तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। और अब प्री स्कूल के बच्चे हों, क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे हों, सब आज स्कूल जा रहे थे। ऑनलाइन जो है ना मामला अब जरा खत्म हो गए, और अब जाना है आपने फिजिकली स्कूल, और वहाँ पर वो जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन है, चॉक एंड टॉक मेथड, उससे आप पढ़ सकेंगे। और मैं आज देख रही थी, जब मैं ऑफिस आ रही थी तो बहुत सारी स्कूल वैन्स और बच्चे जो अपने अब्बा के साथ बाइक पर जाते हैं, कुछ इतना गुस्से में ऐसे थे। और माय डॉटर वाज वेरी हैप्पी, वो मुझे रात से कह रही थी कि बस मुझे स्कूल पहुंचना है, वो कहती रात को ही छोड़ा स्कूल। अच्छा, मैं यही बता रही हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश नजर आए थे, कुछ के ना ऐसे माथे पे बल थे कि पता नहीं ये क्या है भाई। इसलिए महक के बच्चे सुबह जल्दी उठना हमारे लिए मुश्किल होता है, कभी मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन खैर अब तालीमी इदारे खुल गए हैं। वही बात है कि छोटे बच्चे इसलिए भी ज़्यादा खुश नजर आता है कि स्कूल जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। यूनिवर्सिटीज़ में भी जो तलबा हैं उनके लिए भी आज पहला दिन है, तो जनाब खूब तैयारी कर लें। अब नहीं बहाना चलने वाला ऑनलाइन एग्जाम वाला, और जनाब जो उनके एहतजाज थे, उनके एहतजाज तो रंग ले आए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने वो जो एग्जाम है ऑनलाइन कर दिया, बट ज़रा यूनिवर्सिटीज़ आज से खुल रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो सारे मामलात हैं बिकॉज ऑफ कोविड थे, तो कोविड की बात भी कर लेते हैं। कोविड में अब पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, स्टैट्स क्या बता रहे हैं? बतदरीज केसेस में भी कमी हो रही है, बतदरीज जो अमवात है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 26 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए, ये रिपोर्ट किया गया है। जो एक्टिव केसेस है इस वक्त पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ हैं 33,493। तो इंशाल्लाह ये भी बड़ी तेजी से कम होते चले जाएंगे। कोरोना हार जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। जो हमारा मुत्तहिद रह के SOPs को फॉलो करना है वो जीत जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी अच्छा जी, ये फिर वो खबर आई है जो कि मैं चाहता था कि महक देंगी, और मुझे पता है महक इसमें पॉजिटिविटी ले आएंगी। देखिए, एक माह में ठीक है पेट्रोल तीसरी बार महंगा हुआ है।
इसके कुछ ना कुछ पीछे हकायक जरूर होंगे। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा सुबह आप कह रही थी मुझे कि देखें खान साहब ने कितना अच्छा किया कि 12 रुपए की समरी थी, उन्होंने सिर्फ 2 रुपए बढ़ा दिए। देखिए 12 रुपए उस पर सिर्फ उन्होंने 2 बढ़ाए, वो चाहते तो 3 और 4 कर सकते थे, वो चाहते 12 बढ़ा देते। 12 देखिए उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आज अवाम के आमने सामने होना तो सवाल ना हो जाए। लेकिन खैर ये 2 रुपए 70 पैसे जो बढ़ चुके हैं, इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई हकायक ऐसे होंगे जो कि हमें थोड़ी देर बाद समझ आएंगे। वो घर के अम्मा अब्बा जब फैसला करते हैं थोड़ी देर बाद समझ आती है कि अच्छा इन्होंने पॉजिटिव फैसला किया था। नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे लीटर होगी और कीमतें बढ़ने से ठीक है शहरी थोड़े से नाराज परेशान है और थोड़ा सा उनको गुस्सा भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसके जो पसे पर्दा हकायक हैं वो वक्त के साथ साथ हमें नजर आएंगे। वो मैंने पहले भी एक दफा कहा था जब पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी कि वो ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम बाहर निकलें क्योंकि एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है हमें उसे कम करना ना, ये भी एक चीज़ है। और ये भी एक चीज़ है कि आप बाहर निकलेंगे तो आप समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखेंगे। खैर शहरियों ने अपने गुस्से का इजहार किस तरह से किया है, अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह से किया है, वो हम आपको जरा सुनवाते हैं। और बर्डन और टेंशन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ के पीछे पड़ने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब को यही कहेंगे गरीबों का थोड़ा ख्याल करें। पेट्रोल हमें डलवाना पड़ता है, ये चाहे 200 रुपए का भी कर देंगे तो हमें तो डलवाना है ना भाई पेट्रोल। यार पेट्रोल के पैसे कम किए जाए। गरीबों पर बोझ ही डाल रहे हैं ना हुक्मरान हमारे। अभी मेरे मिसाल 500 रुपए दिहाड़ी इसमें पेट्रोल डालूं, घर का खर्चा निकालूं, कुछ नहीं हो सकता इस हालत में। आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर महीने के बाद मतलब इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। इस हुकूमत से तो मेरे ख्याल से तमाम मुल्क जो भी हालात है सब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और ये अब मेरे ख्याल से अब दोबारा आवाम को सहना पड़ेगा पेट्रोल का जो मसला है। जाहिर है लोग नाराज़ हैं इसलिए कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ में नज़र आता है। फिर सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं, फिर फलों के दाम भी बढ़ जाते हैं, फिर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं बेसिकली वो बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग फिर कहते हैं कि ऑलरेडी हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत वक्त। और अगर ऐसे में एक बार फिर ये बढ़ाई गई है कीमत, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि लोग नाराज़। और फिर देखिए एक माह में तीसरी बार तो यकीनन फिर लोगों की नाराज़गी मेरे लिहाज से थोड़ी सी तो बनती है। खैर आगे बढ़ते हैं। वीकेंड पे हमने एक चीज़ का बड़ा शोर देखा, तस्वीरें देखी और हमने कराची में थोड़ा हल्ला गुल्ला भी देखा। शहीद बीबी की बेटी बख्तावर भुट्टो रुखसत हो गई और हमने देखा कि किस तरह से बिलावल भुट्टो ने कुरान का साया उनके सर पे किया हुआ था और That was a beautiful image. रुखसत हुई हैं और जो उनके ड्रेसेस थे, जो उनकी मेहंदी थी और जो सारा सेटअप था उसका बड़ा चर्चा रहा है। और जनाब हमने देखा कि एक तरफ उनके अब्बा थे, एक तरफ उनके भाई थे। आसिफ अली जरदारी ने ये वो फर्ज होता है जो कि ऐसा होता है कि हर जो है ना मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ा कुछ दिनों के बाद अब हमारी शादी करेंगे और रुखसती का चर्चा होगा। अच्छा खैर ये जनाब ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं ये वो मनाजिर हैं जब महमूद चौधरी साहब आए, उनके दोस्त आए और उनके दोस्तों ने सिंध के कल्चर को बहुत पसंद किया। मैंने ये जगह जगह जब सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले हमारे कल्चर को, सिंध के कल्चर को पसंद किया और उनकी शादी में इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा वालिद साहब यानी जरदारी साहब की तरफ से तोहफा दिया गया, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, उसी घर में वो गई है, उसी घर में मुंतकिल हुई है। अच्छा एक चीज़ जिसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया पे मैंने तबसरा देखा कि चूंकि वलीमा बिलावल हाउस में तो लोग कहते हैं कि वलीमा यहाँ पर क्यों हुआ। आई थिंक दैट डजंट मैटर। हाँ मेरे ख्याल से शायद इससे देखें महमूद चौधरी साहब लाहौर के और बख्तावर भुट्टो जो हैं वो यहाँ की हैं तो मे भी इस चीज़ को मैनेज करने की वो उन्होंने अपने तौर पे बायस सिक्योर बबल क्रिएट किया कि वहीं पे सारे इवेंट्स कर लो ताकि इधर उधर जाना ना पड़े। लेकिन जो गेस्ट आए थे उनकी सज धज और उनके ड्रेसेस कमाल थे भाई, क्या जबरदस्त। आप क्यों नहीं गई, आप बिजी थी? नहीं मुझे बुलाया नहीं गया था। देखिए मैं सच बोलूं मुझे बुलाया नहीं गया था। और जनाब ये 9 बेअता जोड़ा जो है पहले लाहौर जाएगा उसके बाद दुबई रवाना होगा। ये बड़ा आजकल ट्रेंड है ना, 9 बेअता जोड़ा पहले लाहौर जाता है फिर दुबई या टर्की या इस तरह के डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। ये बड़ा ट्रेंड है। देखिए जो ससुराल है पहले वहाँ जाना बनता है, पहले वहाँ हाजिरी होती है। हमारी तहजीब हमारा कल्चर भी यही कहता है कि जब शादी हो जाती है फिर लड़की के लिए पहला घर ससुराल है, माँ बाप का घर भी दूसरा। अब मैं ऐसी बातें क्यों करूँ, मैं आपको अगले महीने बताऊंगा। चलिए बल्कि सॉरी इसी महीने बताऊंगा, अब तो 1 फरवरी है। अच्छा जी बढ़ते आगे। ट्रॉफी हंटिंग से मुतालिक भी खबर हमारे पास है। मारखोर के शिकार की कीमत 1 करोड़ रुपए। रशियन ये शिकारी थे 38 इंच यानी 38 इंच लंबे सींगों वाला मारखोर इन्होंने शिकार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ट्रायल में रवां सीजन की तीसरी और आखिरी ट्रॉफी हंटिंग थी। तो ये ज़ाहिर ट्रॉफी हंटिंग इसीलिए की जाती है ताकि उन पैसों से इनकी अफजाइश पर काम किया जा सके और जो इलाका है उस पर वो पैसा लगाया जा सके। दैट इज़ द रीज़न ये अलाउ की जाती है ट्रॉफी हंटिंग।
ठीक है, कराची से भी एक खबर है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट के दौरान नौजवान बॉक्सर इंतकाल कर गया। गुज़श्ता रोज़ की ये खबर है। जगह जगह पर ये लिखा था कि नॉन प्रोफेशनल खिलाड़ी था, खेलना नहीं आता था, ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर सवाल उन पर उठता है जिन्होंने मैदान में उतारा था। पशीन से ताल्लुक़ रखने वाला बॉक्सर मोहम्मद असलम, जब हरीफ बॉक्सर का जानलेवा ज़ोरदार मुक्का उनके मुंह पर लगा तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि वो उसी टाइम जो है इंतकाल कर गए थे। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर वो कुछ वक्त के लिए ज़ेर इलाज रहे, उसके बाद दम तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जो भी है सवालात तो उठते हैं। फिर एक कमेटी भी इस पर बनाई गई है जो कि अब तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी कि आया मामला क्या था, और यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि खेल आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें इस तरह के वाक़यात हो जाना सवालात उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। बात हम कर लेते हैं म्यांमार की, जहाँ पर फौजी बगावत की तैयारी से मुतालिक कुछ खबरें रिपोर्ट हुई। आंग सान सूची और सदर इनके समेत हुकूमत के अहम लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। म्यांमार की हुकूमत और फौज के दरमियान कुछ अरसे से हालात कशीदा थे। वाज़ेह है कि आंग सान सूची को जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने पर तवील अरसे तक कैद में रखा गया था। उन्हें 1991 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए रखी, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। आलमी सतह पर गम और गुस्से का इजहार किया गया, सवाल किया गया। आपको नोबेल अमन अवार्ड दिया गया था, लेकिन आपने वो काम किया नहीं जो आपको करना चाहिए था। मुतालबा हुआ कि वो अवार्ड वापस किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे तंजीम का आला तरीन ज़मीर का सफ़ीर ये एजाज़ भी वापस ले लिया था। अभी चूँकि खबरें आ रही हैं उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक, तो वो हम आपसे शेयर कर रहे थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बताएं कि यूएई ने गैर मुल्कियों के लिए शहरियत खोलने का फैसला कर लिया। एक अच्छी खबर है, जो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे या जिनके अंदर टैलेंट है, ये आगे चल के आपको बताया जाएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छी खबर है। इस तारीखी फैसले का ऐलान खुद मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ट्विटर पर किया है। और अपने ट्वीट पैगाम में मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने लिखा है कि सदर मुमलिकत से मंजूरी लेने के बाद अब सरमायाकारों, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद और वो लोग जो अपने शोबे में खुसूसी महारत रखते हैं उनको यूएई की शहरियत दी जाएगी। साइंसदानों के लिए अच्छी खबर है, डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और आला डिग्रियों के हामिल अफराद को अमाराती पासपोर्ट दिया जाएगा, जबकि उन्हें उनकी असली शहरियत भी रखने की इजाज़त होगी। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके घर वालों को भी शहरियत देने की बात की गई है, जो कि यकीनन जो इन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें बड़ी अच्छी कमांड है, उनकी बहुत महारत है, उनके लिए आसानी है। वो जो कि कई सालों से वहाँ पर रिहाइश पजीर है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं ज़रा सियासी नाश्ता कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। यूँ तो कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसमें भी सियासत आ जाती है, या यूँ कहिए कि उसमें सियासत को घसीट लिया जाता है। हम लाहौर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके लाहौर में नून लीग की ताकत का निशान समझे जाने वाले खोखर पैलेस की दीवारें गिरा दी है। सैफुल मलूक खोखर इसे सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक 9 नक्शे टाउन से और 4 नक्शे LDA से पास करवाए थे। हमारे रिपोर्टर अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है, और इसमें बड़ा एहतजाज भी और बड़ी बयानबाजी भी हमने नून लीग की जानिब से सुनी थी। अब्बास, जौहर टाउन में कितनी सरकारी ज़मीन वागुजार हुई है और अभी कितनी बाकी है? LDA इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रख रहा है? जी महक, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं। आपको ये मेरे कैमरामैन जो है अजहर इकबाल मेरे पीछे ये दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है जिस जगह पे LDA ज़िला इंतज़ामिया ने जो है ऑपरेशन किया था। आज भी ये मलबा जो है यहाँ पर मौजूद है, और सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी लिख कर लगाई गई हैं कि ये सूबाई गवर्नमेंट का जो है रकबा है। अब जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो LDA है, उसका ये दावा है कि ये 38 कनाल अराजी बनती है, और इसकी जो मालियत है उसको कहा गया कि 1.25 अरब रुपए इसकी मालियत है। इसके हवाले से इससे पहले भी जो है एक मरतबा जो है LDA और ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ ऑपरेशन नहीं करने दिया गया था, जिसके बाद टीमें यहाँ से वापस रवाना हो गई थी। चंद रोज़ कबल जो है दोबारा ज़िला इंतज़ामिया और LDA यहाँ पर आई। उन्होंने ये जगह वागजार करवाई। 38 कनाल अराजी कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे एरिया का जायज़ा लें तो ये 38 कनाल अराजी जो है नहीं बनती, उससे काफ़ी ज़्यादा कम ये अराजी बनती है। तो हुकूमत से ये भी सवाल करना चाहिए कि आप बार बार ये दावे कर रहे हैं कि ये 38 कनाल अराजी है, तो ये तो तकरीबन 10 या 12 कनाल अराजी बनती है। तो बाकी अराजी किस जगह पर है जो खोखर पैलेस से वागजार करवाई गई है?
उसके अलावा इसकी जो मालियत कहते हैं वो 1.25 अरब रुपए मालियत बनती है, क्योंकि लाहौर का मेन पोश इलाका है जौहर टाउन, और उसके अंदर जो है ये खोकर पैलेस जो है ये पाया जाता है, और इसकी बैरूनी साइड जो है वहाँ पर ये मार्केट जो है उसको गिराया गया था। अंदर खोकर पैलेस उसी तरह से तामीर है, जबकि जो सैफ खोकर है, अफजल खोकर है, उनका ये दावा है कि उन्होंने तमाम अपने NOC पास करवाए ज़िला इंतज़ामिया से, LDA से, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। अब देखना यह है कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि मजीद ऑपरेशन भी किए जाएंगे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उसमें मजीद कितनी कामयाबी उनको हासिल होती है। लेकिन ये बता दीजिएगा कि जब आप बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है, तो जब ये इंतजामिया ऑपरेशन करने आई तो इन्होंने वो क्यों नहीं दिखाया, कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं दिखाया? जी, जैसा कि जब हमारी सैफ खोकर और अफजल खोकर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने तमाम डॉक्यूमेंट ज़िले इंतज़ामिया को भी दिखाए, LDA को भी दिखाए, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम बार बार अदालत जा चुके हैं और अदालत ने हमें क्लीन चिट दी हुई है, हमारे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो, उनके पास ऑप्शन क्या है अब्बास? अब वो क्या कर सकते हैं जब वो कहते हैं कि हमारे पास क्लीन चिट है, जब वो कहते हैं कि अदालत हमें क्लियर कर चुकी है, तो फिर अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने दोबारा अदालत का रास्ता इख्तियार किया है, दोबारा अदालत में गए हैं, वो अदालत के पास जाके कह रहे हैं कि तौहीन अदालत बनती है, तमाम चीजें हमारी क्लियर थी तो दोबारा हमारे पे ऑपरेशन क्यों किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो स्टैंड कर रही है, वो ये कह रही है कि ये कब्जा था, मुकम्मल तौर पे तमाम जगहों पे कब्जा किया गया था, जो वागजार करवाई गई है ये, और ये करोड़ नहीं 1.25 अरब रुपए की जमीन ये बनती है मेन जौहर टाउन के अंदर। अब देखना ये है कि जब ये दोबारा अदालत में गए हैं और दोबारा वहाँ केस शुरू होगा, वहाँ चलेगा, तो अदालत क्या तौहीन अदालत लगाती है या खोकर बरादरान को जो है गिल्टी करार देती है। तो ये तो आने वाले वक्त के अंदर फैसला होगा कि ये किसके हक में जाता है। बिल्कुल अब्बास, और हमने देखा कि इसके ऊपर नून लीग बहुत ज्यादा भड़ रचती हुई हमें नजर आई है। बेहद शुक्रिया आपका। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, कहिएगा, एक वो मामला जिस पे अदालत क्लीन चिट देगी है, उसके बाद LDA की कार्रवाई और फिर उसके ऊपर वजीर आला पंजाब का ट्वीट और फिर उस पर नून लीग की बयानबाजी, सियासी माहौल क्या बनने की कोशिश करवा रहे हैं वहाँ पे? एक चीज अदालत की तरफ से क्लीन चिट है, फिर उसके ऊपर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो यकीनन ऑपोजिशन की बयानबाजी तो बनती है। जब ऑपोजिशन बयानबाजी करती है तो फिर हुकूमती तर्जुमान या जो हुकूमती सीटों पर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जब हम कार्रवाइयाँ करते हैं तो ये अपने सच को और अपनी चोरी को छुपाने के लिए ऐसे बयानबाजियों से काम लेते हैं। मुझे इससे इख्तलाफ है कि अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दी है। अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास, कुछ मामूली बात नहीं है। उन्होंने ये मामला देखा और उन्होंने कहा कि अब आप सिविल कोर्ट में दोनों फरीक जाएं, मजीद जो है कार्रवाई रोक दी उन्होंने। तो अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई होती तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बहुत बड़ा ओहदा है, वो इस पर एक्शन ज़रूर लेते। और मामला ये है कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार थे तो भी उन्होंने कहा था कि ये कैसे हो गया कि मुख्तलिफ मौज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया और ये तकरीबन 177 कनाल रकबा बनता है और इसमें जो सड़क बनी हुई है इस रकबे के अंदर वो भी MNA फंड से बनी हुई है। तो मामला तो गड़बड़ है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता सिविल कोर्ट ने कोई कहते हैं कि स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन स्टे ऑर्डर भी उस इलाके के लिए है जिसके ऊपर इनका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी बहुत सा रकबा जो है वो उसको अपने अंदर शामिल किया हुआ था। तो इसलिए, और इससे पहले भी जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो बहुत सी दुकानें जौहर टाउन में गिराई गई थीं जिन पे जो इन्होंने ही इसी फैमिली ने नाजायज़ तौर पे बनाई थी। तो ये एक बहुत मशहूर फैमिली है और इनका ज़मीनों के हवाले से काफ़ी इनकी शोहरत है, अच्छी या बुरी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नून लीग के अक्सर व बेशतर लीडर जो हैं वो ज़मीनों के कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने सुना होगा कि ख्वाजा आसिफ ने भी एक कब्रिस्तान और पार्क पे बिल्डिंगें बनाई थी जिन्हें गिरा दिया गया है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। आदिल साहब, कतई कलामी की माजरत, इसी पर कंटिन्यू करेंगे आपसे गुफ्तगू, लेकिन इस वक्त एक बहुत अहम, बहुत अच्छी खबर आ रही है जिसका पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, हर पाकिस्तानी इंतजार कर रहा था। कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है जनाब। चाइना ने पाकिस्तान को जो तोहफा दिया था कोरोना वैक्सीन का, साइनोफार्म कंपनी का, वो वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अच्छी खबर आपको दे रहे हैं, इत्मीनान बख्श खबर आपको दे रहे हैं कि सबसे पहली एक खेप है कोरोना वैक्सीन की जो कि पाकिस्तान पहुंच चुकी है।
साइनोफार्म कंपनी स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की ये, और इसकी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची है। एज अ गिफ्ट पाकिस्तान को ये वैक्सीन दी गई है। एयरफोर्स का तैयारा गया था और ये वैक्सीन की खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया। अरहम बताएगा, ट्वीट भी किया डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस हवाले से, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हुकूमत बहुत अरसे से मुतहरिक थी कि कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाए। तो अब मुआविन खुसूसी इस पे है, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट भी किया और ये खुशखबरी तमाम पाकिस्तानियों को दी है कि चीन की तरफ से हमें जो साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन है वो दी गई है और ये पाकिस्तान पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर फैसल ने चाइना और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस तमाम प्रोसीजर में कलीदी किरदार अदा किया है। साथ ही फैसल सुल्तान ने ये भी कहा कि एनसीओसी और सूबों ने कोरोना के फैलाव में को रोकने में अपना किरदार अदा किया है। और साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 लाख की ये खेप जो है वो पाकिस्तान आनी थी और अब चूंकि ये पाकिस्तान आ गई है और ये पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी और अब तक तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो रजिस्टर भी हो। बिल्कुल। अच्छा अरहम, ये भी कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट अस्पतालों को मुंतकिल कर दी जाएगी। अब ये थोड़ा सा एक प्रोसीजर लंबा होता है एक्चुअली। जब आप तैयारा आता है उसके बाद चूंकि वो कोल्ड स्टोरेज में होते हैं, बॉक्स में पैक होते हैं, तो उसके बाद उसको पहले उतारा जाएगा डेफिनेटली, उसके बाद अस्पतालों में होगा। अच्छा, ये हर अस्पताल में इस तरह से नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। और उसके बाद इस्लामाबाद में जिस तरह से 2 हमारे फोकल पर्सन है, डॉक्टर सरताज, वो निर्म में है, इसके अलावा तरलई में हमारा एक वैक्सीन का जो सेंटर है वो कायम किया गया है। इसी तरह सूबों में भी कुछ सेंटर्स कायम किए जाएंगे जिधर ये वैक्सीन जाएगी और पहले मरहले में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको बुला के उधर लगवाई जाएगी। उसके बाद जो सेकंड फेज है फिर वो हमारे जो 60-65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें नादरा से वेरीफाई करके उन्हें फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये तमाम प्रोसीजर है जो जिसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले में जब ये इस्लामाबाद चूंकि वैक्सीन आई है उसके बाद फौरी तौर पर इसको सूबों में भी पहुंचाया जाएगा। और कल भी हमने ये बात देखी कि खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान का जिक्र किया गया कि उधर भी ये तैयारों के जरिए पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। और बिल्कुल, और अरहम हमने देखा कि पाकिस्तानी भी इसका बड़ा इंतजार कर रहे थे। बेहद शुक्रिया। तो पाक चीन दोस्ती की मिसाल और पहुंच गई है कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट भी किया है और चीन और तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि एक तवील इंतजार था, कोविड से निकलने का हर कोई हरबा ढूंढ रहा था और चाइना ने इसमें हमेशा की तरह पाकिस्तान की मदद की है। खैर सगाली के तौर पे ये वैक्सीन यहाँ पर पहुंची है। खैर इससे पहले हम बात कर रहे थे लाहौर के खोकर बरादरान की, जिनकी अराजी को जब गिराया गया तो बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ी बातें हुई इस पर। और जनाब उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमें अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल गई थी, इसके बावजूद LDA की जानिब से ये कार्रवाई क्यों की गई है। इसी पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है कमल शोजब साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का ताल्लुक है। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, खोकर खानदान का मौकिफ है कि उनके अबाओ अजदाद की ज़मीन है, इदारे पहले ज़मीन क्लियर कर चुके हैं और मौजूदा ऑपरेशन तजावुजात के खिलाफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ से उनकी वफादारी को कुचलने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ उन्होंने बल्कि मरियम नवाज का भी यही मौकिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो पूरे पाकिस्तान को और आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। मेरे से ना अपने जज्बात काबू नहीं हो रहे खुशी से कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और 1.25 साल से जो पूरी इंसानियत की हम तबाही देख रहे थे, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से उसका तदारुक होने जा रहा है। अल्लाह मियाँ इस आफत से, इस वबा से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अब निजात दिलाए और हमारे लोगों की जो जिस तरीके से जानें जा रही हैं और बड़ी बड़ी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई, बहुत सारे बुजुर्ग चले गए, इन सब को अल्लाह मियाँ जो है वो सेहत दे। आमीन। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे इतनी मैं इमोशनल हुई हुई हूँ कि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है खुशी से कि 1.25 साल हमने जिस तरह गुजारा और एक अभी इतनी मुझे खुशी महसूस हुई है जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आई। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने खोकर, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये एक मैं साथ में ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ की मेहरबानी ना हो तो इंसान एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते अगर उसका हुक्म रब्बी ना हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्राइसिस का साल था, 1.25 साल सारी दुनिया ने ये बर्दाश्त किया और
पूरी मुल्क इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन्स चल रहे हैं, यूके में भी और बहुत जगहों से हमारी फैमिलीज रहती हैं बाहर, वो बताते रहते हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह ने एक ख़ास मेहरबानी की हुई थी कि हमने उस तरीके से इसको, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम ने जितनी कोशिश की NCOC ने, कि हमने इसका बड़ा बेहतरीन मुकाबला भी किया, और एक अल्लाह की मेहरबानी और बरकत थी कि यहाँ पे उस तरीके से तबाही नहीं मची। अच्छा, अब जैसे कोरोना का तदारुक आ गया, इसी तरह से जो एक माफियाज थे जिन्होंने कब्ज़ा माफिया जिसको कहते हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, और वाकई उनकी वफादारियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ और इस अवाम के साथ नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के साथ जिसकी भी वफादारी थी, वो नवाज शरीफ साहब के लिए वो काम करते रहे, नवाज शरीफ साहब उनको नवाजते रहे, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया कहा था कि ऊपर आप हुकूमत में बैठे, उसके बाद आप सरकारी ज़मीनें जो है वो खुशमी में आके नवाज शरीफ लव्स यू, और उसके बाद वो आप जो है 150 कैनाल दे दें। मुझे ये बताइएगा कि इतने इनके आबाओ अजदाद माशाल्लाह, इनके भी और नवाज शरीफ साहब के भी, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त तशरीफ़ लाए थे, तो कहाँ उनके कौन से सोर्सेज थे? क्या वो खरबोपति थी कि जुरासिक पार्क जितनी इन्होंने ज़मीनें कब्ज़े में की हुई हैं, और उसमें से 45 कैनाल जो ज़मीन थी वो स्टेट की ज़मीन थी। जिस वक्त उसको वागुज़ार कराया गया है, तो अब आपने देखा कि असेंबली को भी हॉस्टेज करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब बैठ के लुकमे देती हैं कि वज़ीर आज़म की जो सियासत में नहीं है मौजूद और ना उनका कोई लेना देना है, बहन, उनके बारे में आप कमेंट्स करें। तो इस किस्म की ये जो एक सियासी कल्चर के नाम पे इन्होंने जो तमाशा इस मुल्क में लगाई रखा, या जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा लगाई रखा, वो अब नहीं चल सकता। और जहाँ तक आपने अदालत की बात की, अदालत ने स्टे विकेट किए हैं। अगर ऐसी बात होती तो ये ज़मीन आसमान असम्बली में ना इकट्ठा करे होते, और उसी लाहौर हाई कोर्ट से जहाँ से इनको आधी रात को रिलीफ मिल जाता है, छुट्टी वाले दिन रिलीफ मिल जाता है, वहाँ से ही स्टे विकेट हुआ। इस वक्त मामला पेंडिंग है सिविल कोर्ट में जी। और जब मामला सब जुडिस, जैसे बाबर अवान साहब ने उस दिन पूरा बयान किया, रूल्स बताए, आर्टिकल्स बताए कि आप असेंबली में जाके इस तरह से अपने मुकदमे नहीं रख सकते, जो इनका जो मामलात कोर्ट में बड़ा माफी है या छोटा माफी है। बिल्कुल ठीक है कमल साहब, अब ज़ाहिर है वो मामला इस वक्त कोर्ट में। एक चीज मैं और बता दूं, खोखर बरादरान वो ATMs है नवाज शरीफ और उनकी बेटी के, जिनके वो दूसरों को ताने दिया करते हैं। माशाल्लाह हर रोज़ का 1 लाख रुपए का किचन का सामान जो है वो ये बरादरान नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत और वफादारी निभाते हुए पहुंचाते हैं, और इधर से सारी दुनिया से कब्ज़ा माफिया जो है वो माल इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा ज़मानत के जो मचलके थे नवाज शरीफ के और उनकी बेटी के, दोनों के इन्हीं लोगों ने भरे। और अगर आप ज़रा डीपली जाएं तो इनसे और भी कनेक्टेड लोग हैं। मेरे साथ खुद ही बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, अब्बास, इनके सेनेटर अब्बास साहब हैं, आफरीदी साहब, और वो भी बड़ा ज़ोर शोर से उस दिन चीखो पुकार कर रहे थे, और लाइव प्रोग्राम में मुझे थ्रेट भी करते रहे कि आप लोग देखें तो सही हम क्या कर देंगे। आप ज़रा डिटेल में ज़रा स्कैनिंग होती जाएगी तो आप देखिएगा कि इस कब्ज़ा माफिया में जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं और तनावर दरख्त कौन से हैं। हर कोई आपको वहीं मौजूद नज़र आएगा, हर एक के नाम के साथ 1000 कनाल, बिल्कुल कमल साहिबा, आप जो कह रही हैं कि शहजाद अकबर ने भी इसी बात के बारे में कहा था ना कि 36 रहनुमा नून लीग के ऐसे हैं जिनसे सरकारी ज़मीनें वागुज़ार करा ली गई हैं। चले ये मामला तो ज़रा साइड पे, अब ज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट पे आ जाते हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ किया। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हमारी डेडलाइन पे इस्तीफा नहीं दिया, यानी वो चाहते नहीं कि वो इज्जत से चले जाएं। तो इस बात का क्या मतलब था, वो क्या कहना चाह रहे थे? आपको क्या लग रहा है कि PDM अब आगे किस चीज़ की तैयारी करी, और जिस चीज़ की तैयारी PDM कर रही है, ये जिस चीज़ के बारे में सोच के बैठी हुई है, हुकूमत उसके बारे में क्या करे? क्या हुकूमत के पास उतनी ही तैयारी है, हुकूमत उतनी ही तैयार है? देखिए PDM को तो मरहूम हुए हुए भी अब 1.25 महीना हो गया, अब तो 40वां भी हो गया। 13 दिसंबर को वो मरहूम हुई थी, 27 दिसंबर को उनके तमाम रसूमात हो गई थी, अब तो 1.25 महीना हो गया। अब जो ये वो शादी खा के वलीमा खाने के बाद उन्हें अचानक याद आ गया कि ओहो छुट्टी वाला दिन तो 31 जनवरी आ गई है। बाय द वे PDM ने कहा था कि हम 31 जनवरी को इस्तीफे दे देंगे, और मरियम साहिबा की तो ऑन रिकॉर्ड बयानात है, आपके चैनल ने कवर किया, 31 जनवरी को हम इस्तीफे देंगे और फरवरी में हम सेनेट भी जीत के दिखाएंगे। तो ये तलिस्माती करिश्मे जो होने थे इस मुल्क में और इस जमहूरियत के नाम पे, वो तो सबने देखे। यू टर्न नहीं हुए
उल्टी कलाबाजियां खाई हैं, डबल समरसॉट्स खाते रही है पीडीएम। अब तो वो जो मौलाना इनके वो जो बेचारे इंजन रह गया था, डब्बे सारे गायब हो गए, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं हम तो सेनेट आगे इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ये तो आप लोगों ने कोई जादू कराया उन पे। इन्होंने कहा था वो एटम बम इन्होंने ना मर्तबान में सरसों का तेल डाल के तमाम इस्तीफे उसमें धूप में रख दिए हैं। इंशाल्लाह 3 साल में वो पकेंगे, फिर 2023 में इलेक्शन के करीब ही एटम बम बन के जब तैयार होगा फिर यकीनन ये उसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीडीएम में की हवा उसी वक्त निकल गई थी जब इन्होंने अपने वो 12 निकात दिए थे, 26 को 12 किया था। देखें, जो तहरीक या हंगामा जो किया जाता है ना, वो अगर करप्शन बचाने के लिए हो तो ये जिंदगी में आपने कभी कोई मिसाल नहीं देखी होगी कि अवाम करप्शन बचाने के लिए निकले, चंद चोरों की करप्शन बचाने के लिए। आपने तहरीकें उससे कामयाब होती देखी है जब अवाम निकलती है करप्शन के अगेंस्ट या अवाम का मैंडेट लेके और अवाम के फायदे के लिए आप कोई तहरीक चला रहे हो। अब आपने खुद ही देख लिया लाहौर में ये कब्जा माफिया, इनकी तो बाहर निकलने की हमें समझ आती है ना। वो बरसात में आपने देखा जब बारिश खत्म होती है तो अर्थ मॉम्स निकलते हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता नमक डालें, बचपन में हम इस तरह की वो देखा करते थे, तो बहुत तड़पते हैं। ये आप लोग अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप लोग नमक छिड़कते हैं, वो बेचारे तड़पते रहते हैं। हमने तो जनाब जो इनको नवाजिशात दी थी ना, नवाज शरीफ साहब लव्स यू ने, और उनसे वफादारी पर्सनल निभाने की मोहब्बत में हम पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा है, जो आपका मेरा और जो वहाँ खड़े हुए आम आदमी का की जमीन है या जो टैक्स पेयर का के पैसे से जिस पे कब्जे हुए हैं वो वागुजार करा रही है। तो जो नवाज शरीफ के वफादार है वो तो जरूर तड़पेंगे, जो पाकिस्तान के वफादार है वो बहुत खुश हैं। अच्छा कमल साहब, पूरे लाहौर को ये बात पता है कि ये खोखर बरादरान कितना बड़ा माफिया और किस तरह लोगों की गर्दनों पे हाथ रख के ये तो 45 कनाल तो भी स्टेट की जमीन है ना, वहाँ 20 या 22 कनाल एक बेवा की जमीन है जो इन्होंने कब्जा की हुई है इसी अपने जुरासिक पार्क में, जो 150 कनाल का ये शहर के बीच में बना के खड़े हुए हैं। और फिर इसलिए तो ताजपोशियां होती हैं मरियम बीबी की, कई लाखों के उन्हें बैग्स गिफ्ट होते हैं और भी काफी सारा कुछ होता है, क्योंकि जाहिर है वफादारी कहीं एक जगह निभानी है ना, बाकी सबके साथ तो बेड़ा गर्क ही करना है। रिसोर्सेज की गेम है सारी। ठीक है कमल साहबा, जब आप ये कह रही हैं कि हुकूमत इतना अच्छा काम कर रही है और जितनी कोताहियां हुई हैं उनको जिस तरीके से देख रही है, अवाम को रिलीफ देना तो बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अभी चंद मिनट पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि एक माह में 3 बार पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई, अवाम की तो चीखें निकल गई। वो ठीक है, आप लोग ज़रूर कहेंगे कि माजी में गलतियाँ हुई हैं, हमने वो देखनी है, वो चोर थे, वो डाकू थे, ये गर्दान हम सुनते आए, लेकिन ये जो पेट्रोल प्राइस बार बार बढ़ रही है कमल साहबा, इससे अवाम में गम और गुस्सा है, इदराक है खान साहब को इस बात का, या वो कहते हैं कि नहीं ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? मैं इसलिए आपसे अर्ज करूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, पेट्रोल अगर पाकिस्तान में कुएं होते और हम यहाँ से निकाल रहे होते ऑयल तो यकीनन हम मुफ्त बांटते सबको, लेकिन आता बाहर से है, इम्पोर्टेड है। अब बाहर अगर उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं तो इस वक्त हमारे काबू में नहीं है। कमल साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो टैक्स लगाया जाता है उस पर वो तो कम किया जा सकता है, वो तो आप लोगों के हाथ में है। जी, वो लेवी नहीं, मैं आपको बता दूं, लेवी में भी मैक्सिमम जो है वो कमी की गई है। हम उस तरह 35 रुपए पर लीटर नहीं बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोरोना की ही, अभी हमने इतनी अच्छी खबर दी, कोरोना के लेंस से, कोविड-19 के लेंस से सारी इकोनॉमीज को देखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान ने जितनी रेजिलियंस शो की और जिस तरह हमने रिकवर किया, हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो मैं और आप हर हफ्ते चीजें लेते हैं उसमें फिर मजीद 2% ड्रॉप हुआ है। अब इस वक्त टमाटर की कीमत आपको कोई नहीं बता रहा होगा क्योंकि सस्ता हो गया है। इस वक्त मटर की कीमत कोई नहीं बताएगा क्योंकि सस्ता हो गया। तो जब चीजें देखिए, खाने पीने की आम अशिया सस्ती हो रही है, 6.48% पे आ गया, जबकि लास्ट ईयर यही टाइम पे 14.5% थी फूड। ये बात आपकी दुरुस्त है, टमाटर भी सस्ता है, सब्जी भी सस्ती है, मटर भी सस्ता है, लेकिन घी महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, इसलिए महंगा हुआ है। मैं बता रही हूँ, चिकन भी महंगा हुआ है। देखिए, घी भी। अदनान साहब भी कुछ ऐड कर रहे हैं। अदनान साहब, आप भी अपना दुख बताएं, क्या महंगा हुआ है? चिकन भी महंगा हुआ है, चिकन भी महंगा हो गया है। वो कह रहे डाइट करें। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको जरा हुई है। जी कमल साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमने यहाँ अल्टरनेट लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा हुकूमत को और टाइम दीजिए। जिस तरह सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नीचे आया, सब्जियों की रेट्स नीचे आ रहे, वैसे ये सिक्लिकल होता है। सर्दी गर्मी में 1-2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है या उसकी सीजन नहीं होता, वो चीज़ें महंगी होती हैं डिमांड सप्लाई की डिस्ट्रप्शन से। बट देखें, ऑयल और घी या जो एडिबल ऑयल है ये हम इंपोर्ट करते हैं, और इस वक्त अगर आप बाहर देखें 6वां साल है कंटिन्यूसली
फूड चेन जो है या फूड बास्केट आपकी महंगी हो रही है और वहां पे फूड चेन डिसरप्ट हुई है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिन किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई। यहाँ लोगों ने स्टोर नहीं तोड़े, यहाँ लोग लाइनों में नहीं खड़े हुए। हमने डेवलप कंट्री अमेरिका में ये मनाजर देखे कि लोगों ने तोड़ तोड़ के कोरोना के दिनों में चीजें निकाली। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसाइल नहीं हुए। इंशाल्लाह अब आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी जब अवाम के पास इस इकोनॉमी जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड का समर जाना शुरू होता है। जब देखें एक मजदूर अगर फैसलाबाद में पहले लूम्स में काम नहीं कर सकता था, लूम्स 35 रुपए किलो के हिसाब से लोहे में बिक रही थी, अब उसकी इतनी डिमांड है कि वो 2200, 2300 या 3000 रुपए पर डे अपनी मर्जी की सैलरी पे काम कर रहे हैं। उसकी परचेसिंग पावर बिल्कुल कमल साहिब आप सही कह रही हैं और इसका किसी हद तक क्रेडिट हम तहरीक इंसाफ को देते भी है कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया इस लिहाज से कि जिसने फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज काम करी है, जो जिन जिन चीज़ों की कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन उसी साइड पे अगर हम देखें कि अवाम जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो अवाम उसका जो रद्द-ए-अमल देती है वो भी सुनना फिर हुकूमती नुमाइंदगान का काम है। अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अदनान साहब आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। जो हम पीडीएम के हवाले से बातें करते हैं या जो हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम मार्च में अब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या जो 31 जनवरी की डेट दी गई थी कि इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, असद उमर साहब उसके बारे में कहते हैं कि लगता है कि पीडीएम वालों ने अपने मुंह पे इस्तीफे मार लिए हैं, या मौलाना फजल रहमान जो ये कहते हैं कि हम जंग नहीं बल्कि बातचीत करने आए हैं। तो अब हम ये कहें कि दिखाया तो बुखार जा रहा, मौत दिखाई जा रही थी लेकिन बुखार पे पीडीएम वाले राजी हो गए। आखिर किस ट्रैक पे जा रहे हैं पीडीएम? इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है पीडीएम के, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने तो इनकार कर दिया साफ, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जब जायदादें बहुत ज़्यादा अरबों रुपए की निकल आईं और उनके अपने साथी हाफिज़ हुसैन अहमद ने कहा कि इन्होंने लीबिया और इराक से पैसे लिए थे और उसके सबूत मौजूद हैं, तो उसके बाद मौलाना का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। तो मौलाना ने एक ऐसा यू टर्न ले लिया है कि अब मौलाना कह रहे हैं कि शिकवे शिकायतें होती हैं। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अपनों से तो शिकायतें होती हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ अपना जो पार्टी है उसको मुत्तहिद रखने के लिए डेटें देते रहते हैं ताकि इनके बंदे ना टूट जाएं और इनके कारकुनों को हौसला रहे। और अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत पे तनकीद करती रहे और अवाम के मसाइल को उजागर करती रहे। माहौल देख के आपको लग रहा है लॉन्ग मार्च होगा? अगर होगा तो बहुत ही फीका सा होगा, कोई उसमें जान नहीं होगी, क्योंकि ऐसा फीका सा लॉन्ग मार्च वो करना नहीं चाहेंगे, वो कुछ और कह देंगे। नहीं, मतलब वो लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है अवाम की, अगर आप नब्ज देखें, वो ठीक है कि महंगाई है, उससे वो इमरान खान साहब से खुश नहीं है, लेकिन वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्ती कारकुनों को बसों में भर के आप 10-20 हज़ार आदमी ले जाएं, 1-2 दिन के बाद वो निकल वहां से हट जाएं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल होता। ठीक है। एहतजाज वो होता है जो बहुत देर तक हो और जिसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल सही है अदनान साहब। करने की अदनान साहब थैंक यू वेरी मच। कौन साहब आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगी पीडीएम से मुताल्लिक कि अब लगता नहीं है कि वो मार्च करेंगे, लगता नहीं है कि वो एहतजाज करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च तो उन्होंने डीप फ्रीजर में रख दिया था क्योंकि सर्दी बहुत थी और कुल्फी जमती थी उनकी 13 दिसंबर को, तो उन्होंने कहा था बहुत सर्दी है, जब गर्मी निकलेगी धूप होगी तब हम निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आपने इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक तमाशा होता देखा था। लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा ना जब सारे ट्रेन के डब्बे के पीछे होंगे, ट्रेन का डब्बा अलग है और इंजन अलग है, डब्बे अलग हैं। एक लॉन्ग मार्च सिंध में होगा, एक लॉन्ग मार्च लाहौर में होगा और तीसरा लॉन्ग मार्च जो है वो बेचारा रेंटेड क्राउड वाला आदमी है जिनका भी इन्होंने जिक्र किया है, फजल रहमान, उसका अल्लाह ही हाफिज है बेचारा। अब देखें क्या हालात होते हैं क्योंकि बबल ही बस्ट हो गया। ठीक है, आपने भी वही बात की जो अदनान साहब कह रहे हैं कि गुब्बारे से हवा निकल गई है। ठीक है कमल साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अदनान साहब शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर आ रही है सिंध हाई कोर्ट से, वो भी आपको दे देते हैं। 3 सगे भाइयों समेत 8 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई है। महकमे दाखिला सिंध, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। इरफान बताएगा नोटिस में क्या लिखा गया है?
जी इरफान, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएगा, अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। सिंध हाई कोर्ट में 3 सगे भाइयों समेत 8 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई है और महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और DG रेंजर्स और दीगर इदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जवाब मांगा गया है, तफसीलात मांगी गई हैं। अदालत ने अफ्रीकैन से 24 फरवरी को जवाब तलब किया गया है, यानी कि 24 दिनों का वक्त दिया गया है। अदालत ने लापता शहरियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म भी दिया है। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएं। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, ये रिमार्क सामने आए हैं। लापता शहरी किसी जुर्म में मतलूब थे तब भी फौरी तौर पर उन्हें पेश किया जाए। अदालत रिमार्क से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और इस समाअत की कार्रवाई जो है वो आपको बता रहे हैं कि 8 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान, देखिए, जो पुलिस की जानिब से लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। इसके अलावा जो नई दरख्वास्तें आई हैं, 8 लापता अफराद में 3 सगे भाई भी शामिल हैं जिनको औरंगी टाउन से हिरासत में लिया गया था। उनके अहल खाना का दावा यह है कि पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा सलीम इनायत और चांद भी हैं जो कि 26 जनवरी से लापता हैं। इस तरफ मुतादिद लापता अफराद के हवाले से जो नई दरख्वास्तें आई थी उस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत को, महकमा दाखिला को, IG सिंध को, DG रेंजर्स को, इन तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हिदायत की है कि 17 जनवरी तक इस हवाले से लापता अफराद के हवाले से मुस्बत रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के जो अच्छी खबर आज आई है चंद लम्हात पहले, वो आपके सामने दोबारा से रखते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन आ गई है। चीन और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। NCOC और सूबों ने कोविड का फैलाव रोकने में, कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स को सलाम पेश किया गया। अहम खबर है, अच्छी खबर है, कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है और इससे मुताल्लिक ये शेयर किया गया है ट्वीट के जरिए फैसल सुल्तान साहब की जानिब से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस कि बड़ा अच्छा दिन, बड़े अच्छे लम्हात हैं कि हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गई है। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा बताइएगा व्हाट्स नेक्स्ट। वैक्सीन आ चुकी है और ज़ाहिर है यहाँ से डायरेक्टली जानी है सूबों में और हॉस्पिटल्स में, क्या प्लान है, क्या होने जा रहा है? पहली वैक्सीन कब लगनी है, किस दिन लगनी है, किस लम्हे लगनी है? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े तारीखी लम्हात होंगे वो। क्या वो लाइव टेलीकास्ट होगा? यस जी बिल्कुल, ये वैक्सीन को लगाने के लिए और इसको पूरे मुल्क में जो है इसके पूरे प्लान्स बन चुके हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ये आज पहुंची है। ये फिलहाल ये EPI जो इस्लामाबाद की है वहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा और फिर एक आध दिन के अंदर इसको मुख्तलिफ सूबों में जो है वो डिस्पैच किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये सारी जो वैक्सीन लगने का जो पहली वैक्सीन है ये तमाम इंशाल्लाह आप लोगों के चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट होगी, सारी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह की मौजूदगी में, और एक प्रॉपर सेरेमनी होगी। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जो एक सीनियर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ हम स्टार्ट करें ताकि एक ये मैसेज जाए कि हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके लिए पूरे प्रोग्राम्स तैयार कर लिए गए हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स तमाम सूबों में तैयार हैं रजिस्टर, और वहाँ पर मुख्तलिफ जो ये एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम कर दिया गया है। नेशनल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन सेल्स का क़याम हो गया है। इनकी कोऑर्डिनेशन होगी प्रोविंशियल वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सेल्स के साथ, और ये पूरा नादरा के डाटा के साथ मुंसलिक होगा। और जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी ये डाटा जो है नादरा के पास महफूज होता जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर ये बता सकें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जिस तरह कहा कि प्लान बन चुके हैं और प्लान बिल्कुल अब रेडी है, पहली वैक्सीन की डोज किसको लगनी है? जी ये हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन पे जो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना ICUs में कोरोना वार्ड में जो ड्यूटीज दे रहे हैं, उनमें से प्रॉब्लम अभी तक यही है कि कोई सीनियर एक नर्स है
उनको हम लगाएंगे। कोई सीनियर और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स कोरोना पेशेंट्स को कम्यूट करते हैं, इन लोगों में से लोगों को आइडेंटिफाई करके सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ नहीं अभी तक। अगर हम ये जान लेते हैं आपसे कि किस शहर में लग रही है सबसे पहली वैक्सीन, किस शख्स को लग रही है ये पहली वैक्सीन, किस पहले पाकिस्तानी को लगेगी ये वैक्सीन? ये तो अब सूबों की सवाबदीद पे है जी, क्योंकि सूबों में मगर ये कि हाल मेन शहरों से पहले शुरू होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये यहाँ पर जो है, और इसमें चीफ मिनिस्टर्स भी और हेल्थ मिनिस्टर्स भी उस तकरीब में शिरकत करेंगे। और इंशाल्लाह यानी हर सूबे में एक तकरीब होगी, हर बड़े शहर में एक तकरीब होगी। जी बिल्कुल, इसको लगाने की जी जबरदस्त। ज़ाहिर है ये लम्हात ऐसे कि हम इसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, भी करना चाहे ना कि जब आगे वक्त आए और कोविड से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाए तो हम इस चीज़ को याद करके एटलीस्ट खुशी महसूस करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत का बेहतरीन कारनामा ये काम था। अच्छा नौशीन साहिबा, ये भी बताएं, आपने सूबाई सतह पर बात की, तो सूबाई सतह पर हम क्या देखेंगे, क्या प्लान होगा, किस तनासुब से वैक्सीन तकसीम की जाएगी? क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, फिर सिंध की भी बात होती है, बलूचिस्तान की भी बात होती है, विफाक की भी बात होती है, तो तकसीम का प्लान क्या बनाया गया है? देखिए जी, ये इस वक्त तो जो सबसे पहली वैक्सीन लगनी है वो आपको इल्म में होगा कि एनसीओसी ने एक वेबसाइट जारी की थी जिसपे हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे फ्रंटलाइन, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो वो सारे हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा लोगों की लिस्ट जो है वो मौजूद है और ये तमाम सूबों से है। उस रजिस्ट्रेशन के हवाले से लिस्टें जो है वो मुरतब की गई हैं सूबों की मुशावरत से, और उन लिस्टों के अंदर जितनी जितनी परसेंटेज हर सूबे की आ रही है उस हिसाब से उनको वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है ये अभी सिंध के लिए कोई 82,000 वैक्सीन जो है वो इनिशियल डोज उनकी जा रही है। इसी तरह बाकी सूबों को भी उनके हेल्थ केयर वर्कर्स के तनासुब से जो रजिस्टर हो चुके हुए हैं वो ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक डॉक्टर साहबा, ज़ाहिर है प्लान आपने इस तरीके से बनाया है कि पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसके बाद 65 से जो ज़्यादा उम्र के पाकिस्तानी शहरी उनको लगनी है, फिर 60+। लेकिन इसके साथ साथ ये बताएं, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर, हमारी काबीना के मेंबर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सियासतदान, ऐसा कोई प्लान है कि इनिशियली इनको वैक्सीनेट किया जाएगा? देखिए, हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस और इन सबको शुरू हो गई तो भी वो एक मेरा ख्याल इस पे बहुत सारे एतराज़ उठेंगे कि जी लोग पहले ये हाई एलीट अपने आप को सेव कर रही है, इसलिए मैं समझती हूँ कि इनकी बारी बाद में आएगी। पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक, अब ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन से मुतालिक अगर बता दें कि ज़ाहिर है वो बड़ी अच्छी खबर असद उमर साहब ने शेयर की, लेकिन क्या फरवरी में ही हमें डोजेस मिल जाएंगी? बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पर ये हुआ कि कमिट कर लिया गया लेकिन फिर ताखीर हुई, क्योंकि ज़ाहिर बहुत प्रेशर है इस वक्त इन कंपनीज के ऊपर। देखिए, ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है ये हमें कोवैक्स के जरिए आ रही है। ये जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है ये वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसकी कमिटमेंट है कि वो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो अमीर ममालिक हो चाहे वो गरीब ममालिक हो, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, सबको एक ही टाइम पे वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो तैयारी थी अपने जिन्होंने वैक्सीन लगानी है उन लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से और उसको लगाने के हवाले से जो प्लान्स थे उसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बहुत वेल प्रिपेयर्ड था और उसकी इस प्रिपरेशन को देख के कोवैक्स ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देगा और हमें बहुत उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वार्टर जो कि फरवरी मार्च है इसमें कोवैक्स ये एस्ट्राजेनेका भी हमारे पास पहुंच जाएगी। उनका लेटर रिसीव हो गया असद उमर साहब को जिसमें उन्होंने खुद से हमें ये इन्फॉर्म किया है कि ये वैक्सीन हम आपको दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, जी जी, ये 8 महीने पहले पाकिस्तान ने इस पैक्ट के ऊपर साइन किया था। 189 कंट्रीज इस कोवैक्स प्लेटफॉर्म की मेंबर है, तो इंशाल्लाह ये हमें इस क्वार्टर में बहुत उम्मीद है कि ये हमें पहुंच जाएगी क्योंकि उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया है। बस एक बात और बता दें, गिफ्ट के तौर पर आ गई सिनोफार्म की, कोवैक्स के जरिए आ रही है ऑस्ट्राजेनेका, हमने खुद जो कॉन्टेक्ट्स किए थे उसकी वैक्सीन कब आनी है? देखिए, उसके ऊपर भी मुसलसल काम हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो भी अप्रूवल के लिए रैब के पास आई हुई है, उसका भी अप्रूवल हो जाएगा और जिन हमने कंपनी से खरीदनी है उनसे हमारे मुसलसल राब्ते हैं। पर जाहिर है कि जिन बड़े ममालिक ने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था उनके ट्रायल्स में, जो अमीर ममालिक थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस जाहिर है कि मिलेगी क्योंकि उन्होंने उन ट्रायल इन्वेस्ट किया था। मगर पाकिस्तान
जो है वो मुसलसल राब्ते में, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है हम परचेज की तरफ भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, और पाकिस्तानियों के लिए यही बड़ी अच्छी खबर है कि भाई वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है, और जनाब जो प्लान तैयार किया गया है और एक जो हम देख रहे हैं कि तकरीब के जरिए पहला जो है वैक्सीन का इंजेक्शन लगेगा। बिल्कुल। फिलहाल फौरन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी हो रही है। वजीर आजम ने भी मुआशरी टीम को मुतहर्रिक कर दिया है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके, लेकिन अवाम अब भी शिकवा करती हुई नजर आ रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें महंगी होती जा रही हैं। मुर्गी, मिर्ची, घी, कुकिंग ऑयल समेत 18 ऐसी अशिया हैं जो महंगी हो चुकी हैं। घी 11 रुपए महंगा होकर 284 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी ने सबसे ज्यादा पर फैलाए हैं। फी किलो कीमत 27 रुपए इजाफे से 207 रुपए तक पहुंच गई है। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च के दाम 29 रुपए इजाफे से 335 रुपए हो गए हैं। और अदारा शुमारियात ये बता रहा है कि दूध, दही, चाय, नमक और माचिस समेत 24 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो ओगरा ने भी पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी जिसमें अब 2 रुपए हो गया। और ये लेकिन अलार्मिंग चीज़ ये है कि एक महीने में ये 3 दफ़ा हो गया। अब इन तमाम बातों से शहरी ये सोच रहे हैं कि एक तरफ महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हमें चीजें महंगी मिल रही है। आखिर क्या है ये, किस उलझन में हम फंस गए, इसका हल क्या है? अवाम परेशान है और अवाम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। हमें इस वक्त ज्वाइन करें मौशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब गुड मॉर्निंग। मुज़म्मिल साहब, एक तरफ इदारा शुमारियात की जो ब्रीफिंग्स होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं मंथली, वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप, मैं या कोई शख्स भी जब मार्केट जाता है, वो चाहे सब्जी लेने जाए, फल लेने जाए, दालें लेने जाए, मुर्गी लेने जाए, तेल लेने जाए, उसको नज़र आता है कि जो दाम लिखे होते हैं उस दाम तो कोई शय भैया मिलती नहीं है, उससे ज़्यादा दाम की ही मिलती है। सर, ये बातें वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचती नहीं है, या वो समझते हैं कि जो लिखा आ गया असल में आवाम को उस दाम पे चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि उस दाम पर मिल जाए आवाम तो सुख का सांस लेंगे? देखें, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन तस्वीर की एक तरफ की आप बात कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले जब मैंने शायद आपके साथ ही प्रोग्राम किया था, उस वक्त हम बात कर रहे थे कि अंडे बहुत महंगे हो गए, प्याज बहुत महंगा हो गया, टमाटर बहुत महंगा हो गया, आलू बहुत महंगा हो गया। तो आज अगर आप उनके नर्ख निकालेंगे तो वो जो है पिछले 1 महीने से आधी से भी नीचे आ गए। लेकिन क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ का दाम बढ़ता है हम उसको बहुत ज़्यादा सामने लेकर आते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर आम आदमी चाहता है कि उसकी जो है कम से कम जो है पैसा खर्च हो अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में, ताकि वो पैसे को बचा सके अपनी सेहत और उसके लिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इदारे शुमारियात के जो कल वजीर आजम ने ट्वीट किया था, ये जो नंबर है, ये पूरे मुल्क में जो जो चीजें मुहैया हैं उनकी कीमतों के तयन के बाद एक एवरेज कीमत निकलती है। सही। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी, मेरी एग्जांपल ले लें कि मेरी सिर्फ अगर 25 या 30 हजार तनख्वाह है, तो मेरी सिर्फ तनख्वाह में मैं खाने पीने के आइटम ले सकता हूँ। अगर एक आदमी की 2.5 लाख तनख्वाह है तो वो पेट्रोल भी खरीदता है, इंटरनेट भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है। जो ओवरऑल बास्केट है वो बड़ी है 5.7%, लेकिन अगर आम आदमी या आम आवाम से बात होगी तो वो ये कहेंगे कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, घी की कीमत डबल हो गई है, चीनी की कीमत 100 रुपये हो गई है। तो ये एक तनाज़ा है और ये आम आदमी को नहीं समझ आता, और ये बिल्कुल सही बात है। उनको क्यों समझ आए? उनको तो वो बात समझ आएगी ना जो उनकी जेब से निकल रही है। लेकिन बहरहाल इसी तरीके से अभी आपने पेट्रोल की कीमत की बात की। देखिए, पेट्रोल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, बाहर से आता है, और बाहर से आता है। पिछले 1 माह में उसकी कीमत 30% बढ़ी है, यानी कि वो $40 से $55 के करीब आ चुका हुआ है। अब हुकूमत पेट्रोल से एक वाहिद जरिए जिससे वो टैक्स भी कमाती है और कोशिश करती है कि कभी अगर बहुत बार कीमत बढ़ जाए तो वो अपना टैक्स कम कर लेती है। ओगरा ने 12 रुपए की कीमत जो है कल हुकूमत को प्रपोज किया था कि 12 रुपए पर लीटर बढ़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सवाबदीदी इस्तेमाल करके उसको 3 रुपए बढ़ाया। आज से 15 दिन पहले भी 12 रुपए बोला था, इन्होंने 3 रुपए बढ़ाया।
लेकिन बहरहाल ये बढ़ी हैं। अब ये आलमी मार्केट में अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत कहाँ से करेगी? तो ये एक वजह है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें माशी जिसे कहते हैं सूरत हाल, जो माशी तस्वीर है उसमें काफी बेहतरी है। लेकिन अगर आम आदमी कहेगा कि मेरी बेहतर नहीं हो रही तो मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि आम आदमी का सबसे बड़ा मसला होता है खाने पीने की अशिया, और वो बहुत ज्यादा महंगी हुई है। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो है इस वक्त सिंगापुर जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है सिंगापुर, वहाँ जो है हमारे कुछ रिश्तेदार कल बात कर रहे थे उनसे, वो कह रहे थे कि इतनी खाने पीने की महंगाई हो गई है क्योंकि बॉर्डर क्लोज हो गए, मलेशिया से उनका आता था कि उनके बजट जो है खराब हो गए। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ठीक है मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं, लंबी छुट्टियों के मजे अब खत्म हो गए हैं, अब आपने क्या करना है, जमकर पढ़ाई करनी है। मैं बच्चों को कह रही हूँ, मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे जनाब खुल गए हैं, आखिरी दिन सबने खूब मौज मस्ती की और अब पढ़ाई की जा रही है। हमारे नुमाइंदे दानियल उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या माहौल देख रहे हैं। दानियल बताएगा, अगर तो आप किसी स्कूल में मौजूद हैं तो मुझे ये बताएं कि जब बच्चों को आपने यहाँ पर देखा तो उनके चेहरे के तासुरात कैसे थे, गुस्से में थे, खुश थे, और बच्चों की तादाद कैसी रही। स्कूल इंतजामिया से अगर आपने बात करने की कोशिश की हो तो उन्होंने SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा है? जी बिल्कुल, मैं तो इस टाइम मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन सुबह से ही मैं निकला हुआ हूँ, मुख्तलिफ स्कूल्स के भी दौरे किए हैं, जाकर देखा है, वहाँ पर जाकर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो स्कूल्स में बच्चे आए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें उठने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था इतनी छुट्टियों के बाद, 2.5 माह के बाद वापस बैक टू स्कूल होने का। उसके बाद पेरेंट्स की भी आदत नहीं बनी हुई थी, 8 बजे स्कूल लगना होता है, तो 8 बजे के बाद भी हमने आते हुए देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। नन्हे बच्चों से हमने बात की तो वो काफ़ी एक्साइटेड नजर आए, उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि हमें जो है वो आज स्कूल आने का मौका मिला है। बहुत काम किया, इसको मिलकर बनाया गया। आप क्या समझते हैं, इस रस्म को रोकने के लिए ठीक से काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा जो भी तक ये रस्म कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसा फ़ैल है जिसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई और 2013 में एक्ट नाफिज हुआ। इससे पहले तो इसको जुर्म ही नहीं समझा जाता था, लेकिन 2013 में जो एक्ट लाया गया उसके बाद ये काफ़ी रुका और जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं पुलिस उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं। इस जैसे वज़ीरिस्तान के अंदर जो मीडिया की इतलात के मुताबिक इस तरह हयाताबाद में हुआ तो बाकायदा पुलिस ने एक्शन लिया है, उसमें लोग गिरफ़्तार हुए हैं। जिस तरह ऑनर किलिंग होती है या इस तरह दूसरे वाक़यात होते हैं, इसी तरह जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। ठीक है शौकत साहब, साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन करें आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये हमने रिपोर्ट दिखाई है जो गग की रस्म है इस वक्त KP के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से हो रही है कि 2013 में एक एक्ट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी तो हुई लेकिन मुकम्मल तौर पर वो रुका नहीं। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ आप रहनुमाई कीजिए, रिपोर्ट भी आपने देखी कि दीन इस्लाम इससे मुताल्लिक क्या कहता है। ऐसी कोई रस्म या ऐसा कोई एक्ट जिसमें खातून की रजामंदी शामिल ना हो, उससे पूछना गवारा ना किया जाए शादी के मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो वाज़ेह तौर पर यह समझना चाहिए कि ये जो गग की रस्म है, बाज़ औक़ात बाज़ कबायली इलाक़ों में इसको यग की रस्म भी कहा जाता है, ये बिल्कुल खिलाफ़ इस्लाम है, खिलाफ़ शरीयत इस्लामिया है, हराम रस्म है, नाजायज़ रस्म है। इसका इस्लाम, कुरान और सुन्नत, शरीयत मुहम्मदिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। खिलाफ़ इस्लाम और खिलाफ़ दीन और खिलाफ़ शरीयत तो ये है ही, उसके साथ साथ ये खिलाफ़ इंसानियत रस्म भी है, इसमें इंसानियत की भी तौहीन है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। ज़माना जाहिलियत के अंदर कुछ ख़रीदो फ़रोख्त की शक्लें राइज थी और वो क्या थी, बैउल मुलामसा और बैउल मुनाबज़ा उनको कहा जाता था। बकरी, भेड़, कोई कपड़ा, कोई ख़रीदी जाने वाली जो चीज़ होती थी उसके बारे में कोई आदमी उठ कर के खड़े होकर कह देता था ये मेरी है, तो अब वो चीज़ उसकी समझी जाती थी। सही मुस्लिम के अंदर रिवायात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी और भेड़ों के बारे में
आम कपड़ा, आम खरीदी जाने वाली चीज़ों के बारे में भी जाहिलियत की इस रस्म को ख़त्म कर दिया कि भाई बाकायदा खरीदो फरोख्त होगी, बाकायदा बातचीत होगी। ये क्या है कि एक आदमी मजमे में से खड़े होकर के कहता है फलानी चीज़ मेरी है। तो जो बेजान चीज़ें थीं, लाशऊर चीज़ें थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस तरह खरीदो फरोख्त और मेरी है ये कह कर के अपनी मिल्कियत करार देने को हराम करार दे दिया। ये तो इंसानियत है, ये तो बाकायदा खातून है, मेरे से और आपसे करोड़ों दर्जा वो बेहतर हो सकती है। वाज़ेह तौर पर शरीयत का उसूल है अल-अय्म अहक़्क़ु बिनफ़्सिहा मिन वलिय्यिहा। जब तक बालिग़ लड़की बाकायदा तौर पर इजाज़त ना दे, उसका सगा बाप भी उसकी मर्जी के बगैर निकाह नहीं कर सकता। मोहल्ले के किसी बंदे को क्या जुर्रत हो सकती है, किसी रिश्तेदार को कहाँ से ये मजाल और जुर्रत शरीयत दे सकती है। सगा बाप उस वक़्त तक शादी और निकाह अपनी बेटी का नहीं कर सकता जब तक कि बेटी से इजाज़त ना ले ले, जब तक कि बेटी की रजामंदी ना पता चल जाए। इसलिए ये रस्म बिल्कुल खिलाफ शरीयत है, हराम है और नाजायज़ है। मैं यहाँ पर एक बात आपकी इजाज़त से और भी कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कई कत्बे बरदार इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर की सड़कों पर NGOs नज़र आती हैं। इन NGOs को ख़वातीन के ये हुकूक क्यों नज़र नहीं आते? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम में नहीं फरमाया ला तुनकाहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़न, नहीं शादी की जा सकती है किसी लड़की की जब तक कि उसे इजाज़त ना ली जाए। खिलाफ इस्लाम, खिलाफ इंसानियत ये रसूमात हैं। हमारे इदारे, हमारी NGOs इन पर क्यों नहीं आकर के बात करती है? मार्च का महीना आ रहा है, आपको मनाजिर क्या नजर आएंगे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं यूं भी बैठ सकती हूँ, मोज़े खुद तलाश कर लो, निकाह नहीं होना चाहिए। क्या ख़वातीन के ये हुकूक हैं? ख़वातीन के असल हुकूक तो ये हैं, कहीं परकारी का मसला है, कहीं महर नहीं दिया जाता, कहीं सौरा की रस्म है, कहीं ये गग की रस्म है। असल जिस मौजू और टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है वो इन जैसी फरसूदा और ज़माने जाहिलियत की कबीह तरीन, बदतरीन और मजमूम रसूमात और रिवायात हैं। इनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ मकामी सतह पर, चाहे वजीरिस्तान हो या पेशावर या कुछ भी और कबायली इंटीरियर के इलाके, वहाँ के उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, उठिए, जुम्मे के अंदर, तकारीर में, नमाजों में, मस्जिदों में, मदारिस के अंदर इन रसूमात बद से मुतालिक जिहाद कीजिए। असल इस्लाम ये है, असल ख़वातीन के हुकूक ये हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, इस रस्म से मुतालिक जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की है, ये इतनी बदतरीन रस्म है, सारी ज़िंदगी वो लड़की घर के अंदर बैठी रहती है, बूढ़ी हो जाती है, बाज़ औक़ात बगैर बाप के उस लड़की के पूछे दावतनामे छाप दिए जाते हैं। और उससे भी आगे बढ़कर इसके शाखसाने ये निकल रहे हैं, कोई और फिर रिश्ते का यहाँ पर दावा ना करे या रिश्ता लेने के लिए ना भेजे, उसके लिए जानबूझकर घर बैठी हुई उस खातून को जिस्मानी तौर पे बाकायदा माजूर कर दिया जाता है, उसमें नुक्स और ऐब पैदा कर दिया जाता है ताकि कोई और अब इसकी तरफ रिश्ता लेकर के ना आए। ये क्या है? क्या ये इस्लाम, क्या शरीयत इसकी इजाजत दे सकते हैं? असल जिहाद ये है, इन रसूमात बद के खिलाफ जिहाद किया जाए, अवेयरनेस भी पैदा की जाए और हुकूमती रिट भी कायम होनी चाहिए। ठीक है, मुफ्ती साहब साथ रहेगा चूंकि शौकत यूसुफज़ई साहब भी साथ में और ज़ाहिर हुकूमत से सवाल करना बनता है। शौकत साहब, सवाल ये कि आपने कुछ देर पहले कहा कि हयाताबाद में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, पुलिस वहाँ पर पहुँची। सर, फिर भी वाक़यात तो रिपोर्ट हो रहे हैं, कबायली इज़्ला में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सर, क्या हुकूमत नाकाम हो गई है? क्या वो जो एक्ट है वो सही तरह से नफाज नहीं उसका हुआ? देखिए, जुर्म तो होता है, जुर्म तो आप कहीं पे भी आप कह सकते हैं, अमेरिका में भी होता है, यूके के अंदर भी होते हैं। जुर्म तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जब जुर्म होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और यही सूबाई हुकूमत यही कर रही है कि जो एक्ट बना है उस पर अमल दरामद हो रहा है और इस चीज़ को सख्ती से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देती है, ना मज़हब और ना आपकी जमहूरियत, किसी कानून में यह नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्ती और इस तरह जब आवाज़ दे कर के जी मैं फ़लाँ से शादी करूँगा और फिर सारी ज़िंदगी वो बच्ची जो है वो बैठी रहती है, तो ये जो है ना, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है। और ये अगर जहाँ कहीं भी होगा पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी कह दिया गया है कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो तो उन पर एक्शन लिया जाए।
शौकत साहब, आप जैसा फरमा रहे हैं कि कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, दुरुस्त बात है, लेकिन फिर हम क्या समझे कि कानून में क्या कोई खला है जिसकी वजह से अभी तक ऐसे केसेस आ रहे हैं, एक्ट बन गया, उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ? क्या कानून सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है या वजह पस मंजर में कुछ और है? देखिए, ये एक अलग बहस है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, इंटरोगेशन कैसी होती है, केसेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। ये इश्यूज़ तो हैं कि आप एफआईआर किस तरह दर्ज होती है, सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है केसेस का। फिर आप अदालतों में जाते हैं, फिर वकला दलाइल देते हैं, तो वो एक अलग इशू होता है। लेकिन ये कि हुकूमत जैसे ही वाक़या होता है उस पर एक्शन लेती है, उस पर एफआईआर दर्ज होती है। कोशिश ये हो रही है कि इस तरह के जो जुर्म है उसको रोकने के लिए सख्ती की जाए और जो कवानीन है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इंशाल्लाह इस पर सूबाई हुकूमत जो है वो पूरी तरह अमल दरामद करा। यही कि सूबाई हुकूमत पूरे तरीके से इस पर अमल दरामद कैसे करा सकते, कैसे मुतहर्रिक है, अगर आप शेयर कर सकें, कोई प्लान है आपके पास कि आप लोग करेंगे? क्योंकि जाहिर है आप लोगों की ये सेकंड टाइम यहाँ पर हुकूमत आई है, दावा आप लोग करते हैं नया पाकिस्तान का, दावा आप करते हैं रियासत मदीना बनाने का, तो किस तरह से आप इसको ख़त्म करने के लिए मुतहर्रिक है सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो माशरे का है, अवेयरनेस का है, आगाही होती है। और गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है जब एक्ट बना है उस एक्ट के तहत लोगों को बताया गया है कि ये जुर्म है। इससे पहले इसको जुर्म नहीं माना जाता था, लेकिन 2013 के एक्ट के बाद इसको बाकायदा जुर्म बनाया गया है, इसमें दफ़ात शामिल की गई हैं और उसी के तहत जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ा रोल जो है वो आपके माशरे का है, इर्द गिर्द के लोगों का है, माहौल का है। अगर ये जो लोकल लोग हैं अगर वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हों तो मेरे ख्याल से किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस तरह की करें। और ये मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई मैं बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ इसको, कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का आपको हक़ किसने दिया है? तो मेरे ख्याल से हुकूमत इस चीज़ का बहुत सीरियसली नोटिस देती है और लेना भी चाहिए। और इसमें जो लोग हैं, जो आम कम्यूनिटी है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और जो सिविल सोसाइटी है, उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, मुफ्ती साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऐसे रिवाज आज भी कायम है, इसके हल के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है जो कि मौसर भी हो, जो कि इस तरीके से असरअंदाज भी हो कि दोबारा ये रस्म ना तो राइज हो ना इस रस्म को कायम करने की कोई जुर्रत कर सके? जी मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाह रहे, गुफ्तगू आप सुन रहे थे शौकत यूसुफ ज़ई साहब की, जिस तरह उन्होंने भी कहा कि हुकूमत ने तो कोशिश की, एक्ट भी है, इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश भी है, जहां पर रिपोर्ट हो वहां पर कार्रवाई भी होती है, जुर्म है, समझा जा रहा है इसको जुर्म। लेकिन सर फिर भी सवाल है, मुआशरती जिम्मेदारी भी है, हुकूमत ने भी काम करना है, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करनी होंगी। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि ये रस्म ख़त्म हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप और हर जी शऊर इंसान इस बात को तस्लीम कर रहा है, जैसे हमारे सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी फरमा रहे हैं कि ये इंसानी हुकूक़ की भी बदतरीन खिलाफ वर्जी है, जब हर बंदा मुत्तफ़िक़ है। सबसे बड़ा मसला तो वहाँ होता है ना जहाँ पर किसी चीज़ को कोई सियासी बना दिया जाए, कोई मजहबी जमात उसकी मुखालफत करे, कोई मकतब फ़िक्र मुखालफत कर रहा हो, कोई सियासी पार्टी सियासी इशू की वजह से मुखालफत कर रही। यहाँ तो कंसेंसस है, कोई एक समाज और माशरे का मकतब फ़िक्र, कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो इस रस्म को हराम ना कह रहा हो, नाजायज़ ना कह रहा हो। जब इस तरह का मामला है तो सबसे पहला जो करने का काम है वो ये कि हुकूमती सर्द मोहरी नहीं होनी चाहिए, हुकूमती रिट कायम होनी चाहिए, इसको बाकायदा बदतरीन जुर्म करार दिया जाए, सजाएं दी जाएं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप और हम दफ्तर के अंदर बैठकर इस पर तबसरे तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी वो नौजवान बहनें जो जिन घरों के अंदर हैं उनके वालिदैन से जाकर के कोई पूछे ना, हर शख्स जरा अपने सीने पर हाथ रख करके देखे। यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि हमसे लोग आकर के दुआएं की दरख्वास्त करते हैं, फतवा पूछते हैं कि जनाब थोड़ा सा शादी की मौजू उम्र गुजर रही है, औरत के सर के अंदर कुछ चांदी सी उतर रही है, हम जहेज़ के खिलाफ बात करते रहते हैं कि इससे ख़वातीन की शादी के अंदर डिले होता है, ताख़ीर होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी हम बातें करते रहते हैं। और यहाँ क्या सूरत हाल है, एक 18 साल की लड़की जिसको घर के सामने फायरिंग करके या तो ऐलान कर दिया गया
या कोई भी शख्स उठ करके आया और वो ओबाश आकर के ऐलान कर देता है, मैं ओबाश का लफ्ज सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है कि ये हराम काम है, नाजायज काम है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, वो आकर ऐलान करता है ये खातून 70 साल की उम्र तक घर में बैठी रहती है, 60 साल की उम्र तक घर के अंदर बैठी रहती है, खुदकशियां करती है, हिजरतों पे मजबूर होती है, रात को जहर का प्याला पी लेती है। कैसी हराम किस्म की फरसूदा और नाजायज रस्म है, इस तरह का तस्वुर तो जमाने जाहिलियत बिल्कुल सही बात नहीं मिलता। और ये कोई बकरी भेड़ तो नहीं है, बिल्कुल इंसान है और ये रवैया गैर इंसानी है। मुफ्ती साहब इस तरह आपने पहले भी कहा, होनी चाहिए, बिल्कुल जिहाद का ऐलान करना चाहिए, बिल्कुल जिहाद का ऐलान करना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बनती है। मुफ्ती जुबैर शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। शौकत यूसुफजई साहब आप भी साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से, डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान को कल तक रिहा करने से रोक दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल ना हुआ तो नताइज संगीन हो सकते हैं। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे, जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। सिर्फ मुल्जिमान तो वैसे ही पहले से ही वो हिरासत में, अब अदालत ने कहा है कि कल तक उनको मजीद रिहा ना किया जाए। साथ ही साथ अदालत ने सिंध हुकूमत को भी रोक दिया है कि वो मुल्जिमान के जैसे पहले 3 महीने की हिरासत में रखने के अहकाम जारी करते थे, मजीद अहकाम भी जारी नहीं कर सकेंगे। और अदालत ने कहा है कि तमाम का जो हकायक है, सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, उसका जायजा लेकर फ्रीकैन को सुनने के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि मुल्जिमान को रिहा करना है या नहीं। अलबत्ता अदालत ने यह जरूर वाज़ेह किया कि इस केस में मुल्जिमान नहीं बल्कि हुकूमत कटहरे में, और हुकूमत ने जवाब पेश करना है कि क्यों मुल्जिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। साथ ही साथ जस्टिस मरतब बंदयाल ने यह भी कहा कि इस केस के जो बैनुल अक़वामी असरात हैं वो भी होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इतराज किया सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई पर और कहा कि MPO के सेक्शन 10 को की तशरीह की गई है, लेकिन इस पर वफाक का नोटिस जारी नहीं किया गया। सिर्फ इस बुनियाद पर ही हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो सकता है। तमाम अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर जो मुल्जिमान के वकील हैं उनको भी सुनेंगे, उसके बाद ही इसके हवाले से मज़ीद। बेहद शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, जरा खेल और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद मोहम्मद हफीज को ड्रॉप कर दिया गया है। वहाब रियाज और फखर जमान समेत 7 क्रिकेटर्स को टीम से बाहर निकाल दिया गया है। जाहिद महमूद और दानिश अजीज को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। बिल्कुल, बेसिकली इसे कह सकते हैं कि ड्रॉप नहीं है, एक रूल सेट किया गया है और उस पर भी हम बात करेंगे कि PCB ने ये कहा है कि एक टाइम है, अगर इस टाइम पे टीम वापस पहुंच सकती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इस पर हम ज़रा बात कर रहे हैं और जब हम देखते हैं कि जाहिद महमूद और दानिश अजीज़ इनको पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। आमिर यामीन, मोहम्मद नवाज़, आसिफ अली और हसन की वापसी हो गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि T10 लीग ज़्यादा अहम है तो कौमी टीम में आपके लिए जगह नहीं। चीफ सेलेक्टर ने मोहम्मद हफीज़ को स्क्वाड से ड्रॉप किया, बताया कि हफीज़ परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बायोसिक्योर बबल के लिए 3 फरवरी से ज्वाइन करना लाजमी है। मोहम्मद हफीज़ ने ट्विटर पर लिखा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को रावलपिंडी में ज़ेर करने को तैयार है। वो भी एक टेस्ट मैच होना है और उसके साथ साथ T20 स्क्वाड का ऐलान। तो इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल साहब ने। उमर गुल साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो स्क्वाड का ऐलान किया गया, इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? दुरुस्त फैसला था, स्क्वाड का ऐलान इस तरीके से होना ठीक था या कि नहीं, इसको रिव्यू किया जा सकता है या करना चाहिए था? देखिए, जो भी टीम अनाउंस होती है, हर बंदे की अपनी राय होती है, अपने से होती है कि हाँ यार ये टीम इस तरह होनी चाहिए, उस तरह नहीं होनी चाहिए थे। तो ऑब्वियसली सब तो एक पेज पे नहीं हो सकते और ना कोई सारे एक माइंड सेट के हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी चीज़ के साथ अगर 2 बंदे एग्री होते तो तीसरा तो एग्री नहीं होता। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से जो कुछ सिलेक्शन जो हुए, जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस पे हुए, तो कुछ डिसीजन तो बड़े अच्छे हुए हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग इसकी इस सिलेक्शन से खुश नहीं हैं, तो हर बंदे की अपनी राय होती है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने भी मेंशन किया कि हफीज़ टीम में नहीं है और बायोसिक्योर बबल की वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये तो उसने PCB को पहले से इन्फॉर्म किया होगा और
हमेशा से जो हम कहते हैं कि पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको कम होना चाहिए, उसको जितना कम्युनिकेट करें आपस में, क्योंकि ये जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली पीसीबी ने जो सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन और हफीज़ के दरमियान बात तो ज़रूर हुई होगी। अब तो ये उनको पता है कि क्या बात हुई है कि हफीज़ की सिलेक्शन नहीं हुई है, तो कोई उमर साहब एक्चुअली सवाल इसलिए भी ज़्यादा उठ रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट की, उस ट्वीट के बाद में सवाल उठ रहे हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। व्हाट डज दैट शो? बिल्कुल नहीं, वो ऑब्वियसली इस पे सवाल तो उठते हैं क्योंकि इससे शो होता है कि हफीज़ के साथ जाती हुई और हफीज़ के साथ जो लाइक प्रॉमिस हुआ था तो उसके मुताबिक उसको ड्रॉप किया होगा या उस मुताबिक ये सिलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुई होगी, क्योंकि जो हफीज़ की जो ट्वीट है तो उससे पता चल रहा है कि उसके साथ जाती हुई है। तो मेरे ख्याल से ये तो जिस तरह मैंने कहा पहले का कि ये हफीज़ को ही पता होगा बेहतर और पीसीबी को, जो सिलेक्शन कमेटी को उनके दरमियान क्या बात हुई, उनके आपस में क्या डिसाइड हुआ है, तो ये तो बेहतर वही बता सकता है। लेकिन अभी ये हफीज़ में भी फॉर सम रीज़न वो नहीं बोल सकता या खुल के वो नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली वो टीम के साथ है और बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप नहीं बात कर सकते। और या हम यूं इसको देखते हैं उमर साहब के जब बेहतर कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, और जो कि होनी बहुत जरूरी है और डेफिनेटली हुई भी होगी, तो उसमें चीजें वैसे बड़े मस्बत डायरेक्शन में चली जाती हैं, चीजें बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। बिकॉज जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। एग्जैक्टली सर। अब मुझे एक और मामले पर कमेंट चाहिए आपका। टेस्ट सीरीज जो इस वक्त जारी है, पहला मैच पाकिस्तान ने हमें सरप्राइज किया है, दे परफॉर्म्ड वेल एट द एंड, और स्पेशली उसमें स्पिनर्स का बहुत अहम रोल रहा है। सर अब वो भी उस वक्त में जबकि मोराल थोड़ा डाउन उससे पहले था, न्यूजीलैंड के दौरे के बाद से कि हम हार कर आए थे, थोड़ा सा मोराल डाउन था, बट वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। नेक्स्ट मैच जो कि रावलपिंडी के स्टेडियम में होना है, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है? अगेन सरप्राइज करेंगे, हमें खुश करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि सरप्राइज कर दिया पहले टेस्ट में, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जिस कंट्री में आप जाते हो, जिस मुल्क में भी आप जाते हो, तो उसको होम ग्राउंड और होम एडवांटेज का फायदा होता है, उसको अपने विकेट्स का पता होता है कि किस तरह बिहेव करेगा, पहले दिन क्या बिहेव करता है, फिर चौथे पांचवें दिन, तो ऑफकोर्स ये तो हमें एडवांटेज था। और ऑनेस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज भी इंशाल्लाह जीत सकता है, और पहला मैच तो जीत गए, 1-0 से हम लीड कर रहे हैं। तो अब जहाँ तक आप सेकंड टेस्ट की बात है, तो पिंडी में तो आई डोंट थिंक सो कि उस तरह के पिच मिलेगी जिस तरह कराची में था कि 2 स्पिनर आपके लिए टर्निंग पिच होगी। यहाँ पे मेनली जो ना थोड़ा सा पेसर को सपोर्ट करती है ये पिच, और अच्छा पिच होता है यहाँ पे बैटिंग के लिए भी अच्छा, बड़ा लाइक आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड सपोर्टिंग पिच आपको मिल जाता है कि बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो सकती है और बैट्समैन के लिए भी। तो आप लेट्स सी कि किस तरह के पिच तैयार करते हैं, ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा। लेकिन अगर जो पास्ट हिस्ट्री है पिंडी स्टेडियम की, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे 2 स्पिनर खिलाएंगे, एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जा सकते हैं पाकिस्तान टीम। अच्छा उमर, ये बताएं कि जैसे किसी भी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज जब किया जाता है, उसका यकीनन मोराल डाउन हो जाता है, उस मोराल को अपलिफ्ट करने के लिए खिलाड़ी को किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जैसा कि हम अगर यासिर की मिसाल ले लें, तो हम सबके सामने बड़ा क्रिटिसाइज उन्हें किया गया, लेकिन जब वो खेले तो कमाल का खेले। अब देखिए, ये तो हर प्लेयर का इंडिविजुअल माइंडसेट है कि वो किस तरह क्रिटिसिज्म को वो लेता है, वो पॉजिटिव लेता है, उसको नेगेटिव लेता है, वो उससे और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और ज़्यादा उससे गिरता है, या अगर वो जो क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिव वे से लेता है और अगले जो मैचेस है उसको जो ना पॉजिटिव वे से लेके उसको परफॉर्मेंस से जो ना अपने क्रिटिक्स को चुप कर देते हैं। तो ये तो हर बंदे का अपने माइंडसेट है, लेकिन मेरे ख्याल से बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन वैसे भी नॉर्मल बंदों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली तो वैसे भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो आपको तो हमेशा क्रिटिसिज्म आप पे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग आपको देखते हैं। तो जब आप परफॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर आपको क्रिटिसिज्म भी आपको पे होती है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव वे से ले कि यार हाँ यार ये मैंने ये गलती की है और मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा,
तो फिर प्लेयर्स के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती और वो जो फ्यूचर उनके जो मैचेस है तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करके देता है फिर। सही। अच्छा उमर भाई, एक बात और, जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया से, अपने पड़ोसी मुल्क से, और स्पेशली अगर हम इस खेल के मैदान में कंपेयर करें, हम वहाँ का बोर्ड देखें, हम अपना बोर्ड देखें, वहाँ का बोर्ड महंगा बोर्ड, हम वहाँ के हालात देखें, बट स्टिल वो स्ट्रगल करते हमें दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं उस तरीके से इवेंट्स करवा पा रहे, डोमेस्टिक सीजन वो नहीं करवा पा रहे, सोच रहे हैं बट करवा नहीं रहे। बट इन पाकिस्तान हमने किया, 4 माह का तवील तरीन हमने ये ख़त्म किया, ये तो बड़ी हमारी अचीवमेंट रही। बिल्कुल कोविड के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशली पाकिस्तान थोड़ा सा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तरह डैमेज नहीं की जिस तरह बाकी कंट्रीज को किया, प्लस फिर क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को जाता है। और जिस तरह के फिर जो हमारे जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, वो डोमेस्टिक के मैचेस हुए, इंटरनेशनल इवेंट हुए, PSL हुए, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है PCB को और उनके जितने भी जो डोमेस्टिक के हैं और इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर्स है, तो मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मुश्किल है कि आप जो ना इतने ज़्यादा प्लेयर्स को आप एक सिटी में डरवाते हैं और ऑलमोस्ट 3-4 महीने का सीजन था और फिर आप एक ही शहर में उनके लिए मैचेस अरेंज करना, होटलिंग वगैरह, फिर उनके बार बार कोविड टेस्ट होना, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव रहा PCB का कि जिस तरह से उन्होंने ये टूर्नामेंट कराया, डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल और साथ में PSL की कुछ बकाया मैचेस थे, तो ऑफ कोर्स हमें क्रेडिट देना होगा PCB को और उनके जितने भी सारे जो उसके साथ जो लोग थे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, पुलिस वगैरह, तो इनको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सारी जो हमारा जो डोमेस्टिक सीजन था अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से ख़त्म हो गया। अच्छा उमर, एक और चीज़, फवाद आलम की अगर हम बात करें, आप उनके साथ खेल चुके हैं, उनका कमबैक कैसा देख रहे हैं आप? मतलब सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ जो वो कर रहे हैं, कमाल है। और जिस तरह से वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कामयाबी ये है कि जो मुझ पर क्रिटिसाइज़ करते थे खड़े होकर मेरे क्लैपिंग कर रहे हैं, तो उनके कमबैक को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले क्रिटिसिज्म तो प्लेयर पे होती है और बेस्ट वही होता है, वही प्लेयर ज़्यादा कामयाब रहता है कि जो उसको पॉजिटिव वे से ले। मेरे ख्याल से फवाद ने उसको पॉजिटिव वे से लिया और जिस तरह उसको बीच में जो मौका भी नहीं मिल रहा था, 8-10 साल उसने वेट किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी हार्ड वर्क उसने जारी रखा, मेहनत की है और प्लस उसने जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी जो फर्स्ट क्लास की जो एक्सपीरियंस है कि इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वो खेला है, उसको पता है कि किस तरह रन करना है, किस कंडीशन में करना है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, इतने मैचेस है उनके, 150 प्लस फर्स्ट क्लास के मैचेस है, तो ऑफकोर्स उसको तो आइडिया हो गया, उसकी 50 प्लस की फर्स्ट क्लास की एवरेज है, तो डेफिनेटली वो जो उसकी जो पास्ट की जो एक्सपीरियंस है और जो उसने जो रन किए है, तो वो इंटरनेशनल में अब उसको हेल्प कर रही है और उसको पता है कि किस तरह इंटरनेशनल में भी जब आप एक दफ़ा सेट होते हो तो आपको अपनी विकेट के प्राइस का पता होता है कि अब मैंने इजीली विकेट नहीं देना। तो यही होता है कि जो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर के यहाँ पे पता चलता है कि जब वो एक दफ़ा सेट हो जाता है तो वो फिर छोटा स्कोर नहीं करता, वो लंबा स्कोर ही करता है और उसको रन्स करने की एक आदत लग जाती है। तो फवाद आलम की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि अब उसको पता है कि यार जब मैं सेट हो जाता हूँ तो मैं इजीली अपने विकेट तोड़ नहीं करता, जिसकी वजह से जब उसने कमबैक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह उसने किया न्यूजीलैंड में, जिस तरह से हो गया, फिर यहाँ पे मुश्किल में एक टाइम पे तो हम सोच रहे थे कि ये टेस्ट हम हार जाएंगे, तीसरे दिन पे ये मैच हम हार जाएंगे, लेकिन जिस तरह उसने शो किया अपने एक्सपीरियंस को और अपने टेम्परामेंट को वहाँ पे उसने कंट्रोल किए और जिस तरह उसने अपने क्लास शो किया, तो जो टर्निंग पॉइंट था वो फवाद आलम के 100 था, जिस तरह उसने मैच को वहाँ से निकाला और लीड लेके फिर 150 की लीड लिए, तो मेरे ख्याल से ये फवाद आलम को क्रेडिट जाता है और उसको एक्सपीरियंस को। बिल्कुल सही बात। उमर गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे और आपने भी जिस तरह से कहा कि पेसर्स के साथ ये टेस्ट मैच अब होना चाहिए नेक्स्ट, नॉट विद द स्पिनर्स, कि वहाँ की पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें रावलपिंडी स्टेडियम का। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो चुना जो सेकंड टेस्ट मैच होना है रावलपिंडी में, उसकी हम बात कर लें कि कैसी तैयारियां और प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट होनी है। आज से शुरू होगी। तो जनाब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने दूसरे टाकरे के लिए रावलपिंडी में अपने कदम जमा लिए और दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल है। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज से ट्रेनिंग का आगाज भी करेगा। हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेंगे। अब्बास, कराची में जो खेला, जम के खेला और क्या खूब खेला। रावलपिंडी का रुख कर लिया है, 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, वहाँ पर भी मैच हम देखेंगे। आपको क्या लग रहा है, कैसी प्रैक्टिस रहेगी, पिच, वहाँ का माहौल कैसा रहेगा शाहीनों के लिए, खिलाड़ियों के लिए?
जी, इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर 4 फरवरी से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। आज पहला रोज़ है प्रैक्टिस सेशन का, जहाँ पर दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। हम देख सकते हैं कि 2 अलहदा नेट्स लगाए गए हैं दोनों टीमों के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए और पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक इंतज़ामात की बात है, हम देख सकते हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं। क्लोज डोर के अंदर ये मैचेस किए जाएंगे, लेकिन विकेट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त सुबह सुबह सनी डे हमें महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कराची का टेम्परेचर था उससे यहाँ का टेम्परेचर कदरे डिफरेंट होगा, कंडीशंस टोटल डिफरेंट होंगी। यहाँ पर जो बॉलर्स होंगे, फास्ट बॉलर्स, उनके लिए एनवायरनमेंट टोटल डिफरेंट होगा। अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान अब रावलपिंडी में अपना दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी 4 फरवरी से, जहाँ पर आज दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। शुक्रिया अब्बास शबीर, आपने अपडेट किया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद मोहम्मद हफीज को ड्रॉप किया गया। ये हमने पहले आपको बताया था इससे मुताल्लिक, लेकिन अब चाहते थे कि हाँ, ये तफसीलन बात की। और जाहिर सी बात है कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो आने वाले क्रिकेट शेड्यूल है उसके बारे में बात करना जरूरी है। अब जरा हम खेल के मैदान से आपको कराची ले चलते हैं। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन वालों की प्यास बुझाने के लिए आम शहरियों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं कि कराची वाले खुद मैदान में आ गया। औरंगी टाउन 11:30 सेक्टर 16 रईस अमरोही कॉलोनी में मुखैर हजरात ने हैंड पंप्स नस्ब कर दिए हैं। शहरी इन हैंड पंप्स की वजह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना खुश हो भैया, पीने का पानी उन्हें मिलेगा और वो भी मुफ्त में। बिल्कुल जी। मोहम्मद अली हफीज़ ने उनसे गुफ्तगू भी की, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अली हफीज़। जी बिल्कुल, कराची शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जैसी नेमत जो है वो नहीं पहुँच पाई, पानी की नेमत से महरूम है। सबसे अहम तरीन इलाका है कराची का, जिसको एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी करार दिया जाता है, कहा जाता है। औरंगी टाउन नंबर 11:30 में हम मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले जो है पानी की बूंद बूंद को तरसते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है इनके लिए खुशखबरी इनको ये मिली है, और एक खुशी के लम्हात ये आ चुके हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पम्प लग चुका है, वाटर पम्प जो इसको कह सकते हैं, जैसे पानी जो है ज़मीन से बोरिंग का पानी जो है यहाँ पर आता है। आपको कैमरा सनाउल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक जो है पंपिंग जो है यहाँ पर पंप लगाया गया है पानी के लिए, हैंड पंप, ताकि यहाँ के रहने वाले, औरंगी टाउन नंबर 11:30 है, ये गाजियाबाद इसको कहा जाता है, ये एक जो यहाँ पर हज़ारों घर हैं, तो सुबह सवेरे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पर आता नहीं है। काफ़ी अरसे से लोग यहाँ के रहने वाले जो है वो टैंकर के ज़रिए जो है महंगे दामों जो है पानी ख़रीदने में मजबूर थे। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पर। पानी का अब एक बड़ा मसला जो है यहाँ पर तकरीबन हल हुआ है कि पंप जो है, ये हैंड पंप, इससे लोग बाल्टियाँ भर भर के लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाल्टियाँ लगी हुई हैं, खातून बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा काम हो गया आपके इलाके में? बहुत अच्छा काम होगा इस वक्त की यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा तंगी से 3-3 हज़ार का टैंकर मिलता है पानी का, और वो भी आप देख सकते हैं जो हुक्मरान है वो इनकी गुफ्तगू सुने, बुजुर्ग की, ये कह रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर मिलता है। तो कराची वाले जो है ये पानी जैसी नेमत से महरूम है, औरंगी टाउन के बासी। लेकिन 12 साल 13 साल होने को आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में, तो वो यहाँ पर पानी का मसला हल नहीं कर सकी है। तो आप क्या सुबह सुबह कितनी बाल्टी भर लेते हैं रोज़ दिन में? बच्चों से मिल के हमारे 15-16 बाल्टी पानी रोज लगता है हमारे यहाँ। ये पानी खारा है, मीठा है? नहीं, हल्का खारा है, हल्का। तो गुजर बसर हो रहा है पानी में? इससे नहाना धोना, कपड़ा लगता है, सब गुजर बसर इससे होगा। सर, ये फरमाइएगा कैसे ध्यान में आया आपके? भाई बहुत लोग हैं, MNA MPA मुंतखब हो चुके हैं, और भी लोग हैं जो औरंगी टाउन के नाम पे सियासत करते हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, आपने क्यों किया? देखिए, कहते हैं ना कि पेट का दर्द उसी को महसूस होता है जिसको हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पर लोगों का अंदाज़ा है कि लोग यहाँ किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऐसे मज़ाफ़ात एरिए यहाँ पर हैं कि जहाँ पर पानी का कोई रिसोर्स नहीं आज तक। अब बरसों से यहाँ पर लोग यहाँ टैंकर ख़रीद के पीते हैं, यानी कि एक टैंकर 3,000 रुपये का, कोई घर में 3,000 डलवाता है महीने में, कोई 4 टैंकर डलवाता है। तो आप सोचिए, एक गरीब घर से महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये अगर वो पानी में खर्चा कर रहा है, तो उस बेचारे की क्या गुजर बसर होगी। सही बात यह है कि जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये 12,000 रुपये होगी, तो उसके बजट पे कितना असर पड़ता हुआ जब वो महंगे दामों जो है पानी का टैंकर मंगवाता है, तो बजट घर का जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन अब ये एक अच्छी खबर ये है कि औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 11:30 नंबर है औरंगी टाउन, यहाँ पर जो है हैंड पंप लगाया गया है। इससे लोग बाल्टी में पानी घर लेके जाते हैं और अपना गुजर बसर पानी की जो ज़रूरत होती है वो अब तकरीबन ये मसला जो है यहाँ पर हल हो चुका है।
बहुत शुक्रिया अली हफीज़, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जो कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहा है, लेकिन अपना दिल उसका बहुत दुखी है, उसके अंदर बहुत दुख है। हमारे बने थे वो मेहमान, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन की, और उनका ये दुख और उनके जो शिकवे थे या उनकी जो ख्वाहिशात थी कि हुकूमत सुन ले, तो अब उनकी सुन ली गई। हुकूमत ने उनके लिए नौकरी का ऐलान कर दिया, नौकरी की पेशकश कर दी गई है। राहम यूसुफजई ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। चार्ली ओके, जरा मुखड़ा तो दिखाओ, सामने तो आओ। चार्ली आ चुका है सामने। समा के मॉर्निंग शो में पेशावर के चार्ली चैपलिन उस्मान खान मेहमान बने तो इसके टैलेंट की धूम पहुंची हुकूमती ईवानों तक। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने चार्ली चैपलिन को मदऊ किया अपने घर और नवीद सुनाई सरकारी मुलाजिमत की। ये प्रमोशन मिल जाए तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम कमा सकता है, क्योंकि चार्ली चैपलिन इंटरनेशनल कैरेक्टर था और अब वो कैरेक्टर दोबारा आ नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने उसको जिंदा कर दिया है। ये बाजारों में जाके लोगों को हंसाते हैं। तो मैंने देखा कि इनकी अपनी परेशानियां भी थी, वो थी, तो मैंने वज़ीर आला महमूद खान से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी इनको एक जॉब देनी चाहिए हमें। पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन ने किया मुलाजमत के ऐलान पर खुशी का इजहार और समा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं समा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी लाइव शो कराया और मेरा बात गवर्नमेंट तक पहुँचाया, और आज मुझे गवर्नमेंट ने नौकरी दिया। मैं समा वाला का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने ऐलान किया कि चार्ली चैपलिन को तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौकरी दी जाएगी और इसके टैलेंट को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। चलें, चार्ली भाईजान की तो बड़ी अच्छी खबर है ये, और जो सयाह है उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। चित्राल में स्नो फेस्टिवल के आखिरी रोज़ खिलाड़ियों ने स्कीइंग के मुकाबलों में महारत दिखाई है। तो जनाब आखिरी रोज़ था, लेकिन बर्फबारी अभी भी जारी है। अब जा सकते हैं और अपने तरीके से इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे सैफुल रहमान अजीज़ ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सतह समंदर से 8500 फीट बुलंदी पर दिलकश नज़ारे, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और कैलाशी सकाफत के खूबसूरत रंग। चित्राल के इलाके मडकलश्ट में 3 रोज़ा हिंदूकश स्नो स्पोर्ट फेस्टिवल। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने स्कीइंग के मुकाबलों में महारत दिखाई। मुंतज़मीन का कहना है कि वो इवेंट के जरिए सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। चित्राल के जो विंटर स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, हम उनको न सिर्फ इस फेस्टिवल के ज़रिए बट इसके अलावा ट्रेनर्स जो फॉरेन एक्सपर्ट्स आते हैं विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के, उनके ज़रिए इनको ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ तकसीम की। सैफुर रहमान अजीज, समा, मडकलश्ट, चित्राल। और गिजर की मुंजमद खिलती झील पर सजे फेस्टिवल का भी रंगारंग इख्तिताम हुआ। जो नहीं जा सका वो अगले साल जा सकेगा। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद आइस मुकाबले देखने यहाँ पर पहुंची थी। इस पर भी रिपोर्ट है अब्दुल वाहिद की, प्लीज देखिए। यह है गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर की मशहूर खिलती झील। जहां बर्फ से जमी झील पर आइस हॉकी का मेला सजाया गया। फेस्टिवल में गदर के अलावा हुंजा और नलतर की आइस हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले देखने मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने गदर का रुख किया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो है विंटर स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है। स्पेशली हमारी पीटीआई का गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। सर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये मेरा आबाई गांव है और यहाँ इतना हुजूम देख के मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। सर ये हमारे गजर की खुशकिस्मती है, बिलखुसूस हमारे गुब्स एरिया की। खिलाड़ियों का कहना है मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसे इवेंट्स जितने हों उतना टूरिज्म यहाँ पे फ़रोग़ पा सकता है और विंटर स्पोर्ट खासकर यहाँ पे फ़रोग़ पा सकते हैं। माहौल बहुत ज़्यादा नेचुरल और रस्टिक है। इन पहाड़ों के सामने, पहाड़ के दामन में ज़बरदस्त झील है, फ्रीज हो गई है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स यहाँ आके, बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट हों। मेले के इख्तिताम पर भारतीय टीम और पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सयाहों ने 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल को सयाहत के फरोग के लिए अहम करार दिया। अब्दुल वाहिद, समा, खलती, जिला गदर।
चलिए जी, वक्त हो गया ख़त्म। आपसे करेंगे मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बाहर जाइए तो अभी भी मास्क लगा कर ही जाना पड़ेगा जनाब। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।